अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अप्रैल की कोई तारीख थी। मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि मुझे बताया गया चौधरी कादिर अली मुझसे मिलने आया है। कादिर अली से मेरी पहले भी 2-3 मुलाकातें हो चुकी थीं। वो शमशाबाद का चौधरी था। शमशाबाद नामी ये गांव मेरे थाने से मशरिक की सिमत 1 मील के फासले पर वाक़ था। शमशाबाद का नाम चौधरी कादिर अली के दादा मरहूम शम्स अली के नाम पर रखा गया था, मगर ये गए वक्तों का किस्सा है। अब तो कादिर अली का वालिद नादिर अली भी मरहूम हो चुका था और ख़ुद कादिर अली भी मेरी मालूमात के मुताबिक 50 का हिस्सा अबूर कर चुका था। चौधरी कादिर खैरियत से आया है ना? मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से इस्तफसार किया। खैरियत नज़र तो नहीं आ रही जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। इसके साथ 4-5 अफराद भी हैं। सुनने में आया है कि पिछली रात इनकी हवेली में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। बड़ी गड़बड़? मैंने कांस्टेबल के अल्फाज को दोहराया और कहा, ठीक है, चौधरी कादिर अली को फ़ौरन मेरे पास भेजो। जो हुक्म मलिक साहब। कांस्टेबल मुझे सलूट करने के बाद कमरे से निकल गया। बड़ी गड़बड़? मैंने कांस्टेबल के अल्फाज को दोहराया और कहा, ठीक है, चौधरी कादिर अली को फ़ौरन मेरे पास भेजो। जो हुक्म मलिक साहब। कांस्टेबल मुझे सलूट करने के बाद कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद चौधरी कादिर अली मेरे सामने बैठा हुआ था। उसने अपने साथ आने वाले अफराद को बाहर बरामदे ही में छोड़ दिया था, जिससे 2 बातें ज़ाहिर होती थीं। नंबर 1, उसके हमरा आने वाले लोग गैर अहम थे। नंबर 2, मामला खासा गंभीर था। वैसे चौधरी की हालत से भी यही जाहिर हो रहा था कि हालात चौधरी के काबू में नहीं हैं, वरना यूं अफरा तफरी के आलम में खुद थाने आने के बजाय अपने किसी बंदे को भेजता। अगले ही लम्हे उसने मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी। मलिक साहब, वो परेशान लहजे में बोला, पिछली रात डाकुओं ने मेरी हवेली में घुसकर क़यामत बर्पा कर दी है। वो मेरी जवान बेटी नौरीन को उठाकर ले गए हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया और चौंके हुए लहजे में पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, चौधरी ने एक-एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बताया। 1 हफ्ते के बाद नौरीन की शादी थी। डाकू नौरीन के साथ तमाम तलाई ज़ेवरात और कीमती मलबूसात का भी सफाया कर गए हैं। जिस सूटकेस में ये सामान रखा हुआ था वो कमरे से गायब है। उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मलिक साहब, ये बहुत ही हसास और संगीन मामला है, इसीलिए मैं खुद चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जुमा है, अगले जुमे को नौरीन की रुखसती है। आपको किसी भी कीमत पर अगले जुमे से पहले नौरीन को वापस लाना है, वरना मेरी नाक कट जाएगी। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मुझे इस थाने में तैनात हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं चौधरी कादिर अली के बारे में जितना भी जानता था, उसकी रोशनी में वो रवायती चौधरी बिरादरी से हटकर एक सुलझू, अमन पसंद और नमूदो नुमाइश से आरी शख्स था। उसकी हवेली में इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया था और वो अपनी मगवी बेटी की वापसी के लिए मुझसे मिन्नत कर रहा था। इसकी जगह अगर कोई रवायती चौधरी होता तो अब तक पूरे गांव, बल्कि इर्द गिर्द के गांव की भी ऐसी कमतेसी कर चुका होता। थाने वो बाद में आता, पहले वो अपनी जागीरदाराना ताकत को आजमाने की कोशिश करता। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, आप फिक्र नहीं करें चौधरी साहब, 1 हफ्ता तो बहुत बड़ा अरसा है। मैं आपकी बेटी को 1-2 दिन में ही ढूंढ निकालूंगा। मगर क्या मलिक साहब? वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। मगर ये कि मैंने वजाहत करते हुए कहा, आप मुझे तमाम तर हालात पूरी सच्चाई के साथ बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। वो क्या? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। आप फौरी तौर पर मेरे साथ हवेली चलें, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। पहले आप वकुआ का मुआयना कर लें, इसके बाद आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा। उसकी तजवीज़ इंतहाई माकूल थी, लिहाजा मैंने उसके हमरा शमशाबाद जाने का फैसला सुना दिया। थोड़ी देर के बाद हम थाने से रवाना हो गए। शमशाबाद 1000 से 1200 तक नफूस का छोटा सा गांव था। हम जल्द ही चौधरी कादिर अली की मईयत में शमशाबाद पहुंच गए। मेरे साथ अमले का एक आदमी कांस्टेबल वाहिद भी था। वाहिद बहुत तेज़ तर्रार और चाको चौबंद अहलकार था।
टांगे हवेली के गेट पर रुके और चौधरी हमें अपने साथ हवेली के अंदर ले गया। वो हवेली ना तो ज़्यादा बड़ी थी और ना ही छोटी। उसकी आराइश और ज़ेबाइश पर भी दिल खोलकर खर्चा नहीं किया गया था। चौधरी कादिर अली चूँकि खुद सादा मिजाज का मालिक था, लिहाजा उसकी हवेली के चप्पे चप्पे से भी सादगी झलकती थी। आम रवायती चौधरियों की हवेलियों जैसी शान व शौकत और रौब व दबदबा कहीं दिखाई नहीं देता था। मैंने कांस्टेबल वाहिद को खुसूसी हिदायत देकर हवेली के बैरूनी हिस्सों के मुआयने पर मामूर कर दिया और ख़ुद चौधरी के हमरा अंदरूनी रिहायशी हिस्से की जानिब बढ़ गया। चौधरी कादिर अली मुझे एक ऐसी जगह ले आया जहाँ 4 कमरे एक कतार में बने हुए थे। इस मकाम तक रसाई से पहले हवेली की ख़वातीन को दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया था। मैंने ऊपर जिन 4 कमरों का जिक्र किया वो बुनियादी तौर पर बेडरूम थे। ये कमरे शुमालन जुनूबन हवेली के वस्ती हिस्से में बने हुए थे। जुनूबी सिमत में वाक़े आखिरी कमरा चौधरी कादिर अली और चौधराइन ज़ाहिदा परवीन की ख्वाबगाह थी। इसके बाद घरेलू मुलाजमा बशीरा का कमरा था, जो चौधरी के 2 बेटों की आया भी थी, 5 साला नवीद और 3 साला सईद। बुशरा की निगरानी और निगहदाश्त में रहते थे और रात को उसी के कमरे में सोते थे। बशीरा के बाद मग़वी नौरीन का कमरा था और शुमाली सिमत में सबसे आखिर में एक ऐसा कमरा था जहां नौरीन के जहेज़ का सामान रखा गया था। तमाम का तमाम फर्नीचर और दीगर कीमती सामान ज्यों का त्यों कमरे के अंदर मौजूद था। बस वहां से 2 सूटकेस गायब थे, जिसके अंदर तलाई ज़ेवरात और बेशबहा रेशमी मलबूसात रखे हुए थे। मैंने नौरीन और जहेज़ वाले कमरे को जाए वक़ुआ की हैसियत देते हुए वहाँ का तफसीली और तनकीदी मुआयना किया। दोनों कमरों के किसी भी हिस्से से मुझे अफरा तफरी के आसार नहीं मिले, जिनसे ज़ाहिर और साबित होता हो कि वहाँ डाकुओं ने कोई हंगामी कार्रवाई की होगी। जबकि चौधरी कादिर अली ने मुझे थाने में यही बताया था कि पिछली रात डाकुओं ने मेरी हवेली में घुसकर क़यामत बर्पा कर दी है और वो मेरी जवान बेटी नौरीन को उठाकर ले गए हैं। मैं दोनों कमरों के तसल्ली बख्श जायज़े से फारिग हुआ तो चौधरी कादिर को लेकर एक कमरे में बैठ गया। मैंने उससे मुखातिब करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, आप एक अमन पसंद और शरीफ और नफ्स इंसान हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मगर जो कुछ आप फरमा रहे हैं इसके आसार कहीं नज़र नहीं आ रहे। मेरी बेटी हवेली से गायब है, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। कीमती सामान वाला सूटकेस भी कमरे में मौजूद नहीं। आपको किस किस्म के आसार की तलाश है? मेरा इशारा डाकू की कार्रवाई की जानिब था। चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, जब डाकू कहीं पर हल्ला बोलते हैं तो वहाँ अफरा तफरी और अबतरी पैदा होती है, लेकिन मैंने जिन 2 कमरों का मुआयना किया है वहाँ तो सब अमनो अमान ही दिखाई देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी बेटी सूटकेस उठाकर कहीं चली गई हो। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? वो दुखी लहजे में बोला। हालात व वाक़ियात की रोशनी में मेरे जहन ने जो नतीजा अख़ज़ किया है वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हवेली के अंदर मुझे डाकुओं की कार्रवाई कहीं नज़र नहीं आ रही, मगर नौरीन भारी सूटकेस उठाकर खुद क्यों कहीं चली जाएगी? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला, मेरी बेटी इस किस्म की घटिया हरकत नहीं कर सकती मलिक साहब। मैं आपके कर्ब को महसूस करता हूँ चौधरी साहब, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। फिर पूछा, क्या आपने खुद अपनी आंखों से डाकुओं को ये कार्रवाई करते देखा था? मैंने नहीं, बशीरा ने देखा था, उसने बताया। वो आपकी घरेलू मुलाजमा और बच्चों की आया? जी हाँ, चौधरी ने अस्बात में गर्दन हिलाई। बशीरा आधी रात को मेरे छोटे बेटे सईद को रफ़े हाजित कराने के लिए कमरे से निकलकर बाथरूम की तरफ बढ़ी तो उसने 2 अफराद को तेज़ी से हवेली के गेट की तरफ जाते हुए देखा। इनमें से एक ने अपने सर पर सूटकेस उठा रखा था और दूसरे ने अपने कंधे पर नौरीन को लाद रखा था। ये मंजर देखकर वो बहुत चका रह गई और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी चीखों पुकार सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं आने वाहिद में कमरे से बाहर आया और बशीरा ने मुझे बताया कि डाकू नौरीन को उठाकर ले गए हैं। मैंने हवेली की गेट की जानिब दौड़ लगा दी। गेट खुला हुआ था, लेकिन जब तक मैं हवेली से बाहर पहुंचता डाकू वहां से रवाना हो चुके थे। मैं देख नहीं सका कि वो तादाद में कितने थे। रात की तारीकी में मुझे घोड़ों के भागने की मखसूस आवाज़ें सुनाई दी। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो 2 या 3 या फिर 4 घोड़े थे। आपने डाकुओं का ताक़ुब करने की कोशिश नहीं की?
اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، حویلی میں آپ کے محافظ ملازم بھی تو موجود ہوں گے، وہ ڈاکوؤں کی کارروائی کے دوران میں کہاں تھے؟ ڈاکو حویلی میں اتنی بڑی واردات کر کے رفو چکر ہو گئے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھے رہے؟ میرے متعدد سوالات کے جواب میں چودھری قادر علی نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بتانے لگا، حویلی کا کھلا ہوا گیٹ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ یہ جیلا اور بالا کہاں مر گئے ہیں۔ جیلا اور بالا میرے خاص ملازم ہیں جو حویلی کے گیٹ کے قریب ہی بنے ہوئے ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ حویلی کی نگرانی اور پہرے داری ان کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر جیلا اور بالا کے بارے میں آپ کو کیا پتہ چلا؟ وہ لمحے بھر کو رکا تو میں نے سوال کیا۔ بشیرہ کی پکار پر تو میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور سیدھا حویلی کے گیٹ کی جانب دوڑ لگا دی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن جب ڈاکو تاریکی میں غائب ہو گئے تو میں نے تیزی سے جیلا اور بالا کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کیا وہ دونوں اپنے کمرے میں موجود تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی، وہ دونوں بے ہوش پڑے تھے۔ بے ہوش؟ میں چونک اٹھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اپنی اپنی چارپائی پہ بے سدھ پڑے تھے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے انہیں جگانے کے لیے پہلے آوازیں دیں، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے تو میں نے غصے میں انہیں جھنجھوڑ ڈالا اور ان کی چارپائیوں کو ٹھڈے بھی مارے، مگر اس سے بھی بات نہ بنی تو میں نے بالٹی بھر بھر کر ان پر پانی ڈالا۔ وہ ذرا دیر کو سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بڑی مشکل سے میں انہیں ہوش میں لانے میں کامیاب ہو سکا۔ جب وہ کچھ بتانے کے قابل ہوئے تو پتہ چلا ان دونوں کو حویلی میں ہونے والی واردات کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ ڈاکو ان کی بے ہوشی کے دوران ہی میں اپنا کام کر کے چلتے بنے تھے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے ملک صاحب، ڈاکوؤں نے کسی طرح حویلی میں داخل ہونے کے بعد جیلا اور بالا کو بے ہوش کیا، پھر وہ نورین والے کمرے میں پہنچے اور اٹھانے سے پہلے اسے بھی بے ہوش کر دیا، ورنہ وہ اپنے اغوا کے وقت ضرور شور مچاتی۔ اس قسم کی وارداتیں کرنے والے مجرموں کے پاس بے ہوشی والی دوائی میں بسا ہوا رومال ہوتا ہے جو وہ کسی کو بھی سونگھا کر انٹا غفیل کر دیتے ہیں۔ سوتے ہوئے آدمی پر تو اس رومال کا استعمال اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ ڈاکوؤں کے پاس کلوروفارم میں بسا ہوا ایسا رومال ہوتا ہے جسے وہ موم جامے کی بنی ہوئی تھیلی میں محفوظ رکھتے ہیں اور باوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ نورین پر کلوروفارم والے رومال کا استعمال تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر میں نے لمحاتی توقف کر کے ان الفاظ میں اضافہ کیا، مگر یہ جیلا اور بالا کیسے پہرے دار ہیں جنہیں بیک وقت ڈاکوؤں نے تسخیر کر لیا؟ کیا وہ گہری نیند میں ڈوب کر حویلی کی نگرانی کر رہے تھے؟ میں نے انہیں سختی سے ہدایت کر رکھی ہے، وہ باری باری اپنی نیند پوری کریں، یعنی ایک وقت میں ایک سوئے اور دوسرا جاگتا رہے۔ چودھری نے بتایا، پچھلی رات ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے یہ میں نے ابھی ان سے پوچھا نہیں، ان ہنگامی حالات نے مجھے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، آپ نہیں پوچھ سکے تو یہی سوال میں ان سے کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے حویلی میں مقیم دوسرے افراد سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ کیوں نہیں، ضرور، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب آپ ذرا میرے ساتھ حویلی سے باہر آئیں۔ وہ فوراً سے بیشتر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ہم حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر کشادہ صحن سے گزرتے ہوئے حویلی کے گیٹ کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے چودھری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب آپ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں؟ نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا، میں نے ایسا کوئی روگ نہیں پال رکھا، اللہ کا شکر ہے، نہ میں کسی کا دشمن ہوں اور نہ ہی کوئی میرا دشمن ہے، مگر آپ کے بقول پچھلی رات حویلی میں جو اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ کسی بھی دوست کا کارنامہ تو نہیں ہو سکتا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر اسے سیدھی سادی ڈاکوؤں کی واردات بھی سمجھ لیا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکوؤں کو حویلی کے اندرونی حالات و معاملات کی اتنی گہری معلومات کیسے تھیں کہ وہ بآسانی حویلی کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے چوکیداروں کو بے ہوش کیا، پھر وہ سیدھے نورین کے کمرے میں پہنچے، اسے بے ہوش کر کے اٹھایا اور اس کے برابر والے کمرے سے طلائی زیورات و قیمتی ملبوسات والا سوٹ کیس اٹھا کر اطمینان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کون سی بات؟ چودھری نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔
मैंने बताया कि ये इस वारदात से पहले डाकुओं ने हवेली के अंदरूनी हालात के बारे में मुकम्मल तहकीक की होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ और किस जगह पर होगी, और ऐन मुमकिन है कि ये ख़तरनाक मालूमात हवेली के अंदर ही से किसी ने इन्हें पहुँचाई हो। आपका मतलब है? वो चलते चलते रुक गया, फिर सरसराती हुई आवाज़ में बोला, हवेली का कोई आदमी इन डाकुओं के साथ मिला हुआ है? नामुमकिन तो नहीं चौधरी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। चौधरी साहब, दरअसल पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। मौजूदा हालात को देखकर एक बात मेरे जहन में आई और वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर ये आपके किसी दुश्मन की कार्रवाई है तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि वो दुश्मन हवेली के अंदरूनी हालात से पूरी तरह आगाह है। ये आगाही उसने चाहे कैसे भी हासिल की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें जी मलिक साहब, वो एक मर्तबा फिर मेरे साथ कदम उठाते हुए बोला, अगर इस रुए ज़मीन पर वाकई कोई मेरा दुश्मन है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, और जहाँ तक हवेली के अंदर से किसी के मालूमात फराहम करने का ताल्लुक़ है तो मैं किसी पर शक नहीं कर सकता। ये सब मेरे भरोसे के लोग हैं। बातें करते हुए हम हवेली के गेट पर पहुँच गए। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, चौधरी साहब, आपके वो दोनों मुलाजिम जीला और बाला कहीं नज़र नहीं आ रहे? यहीं कहीं होंगे जनाब, वो सरसरी लहजे में बोला। जब हम थाने से वापस आए थे तो मैंने इन्हें इधर ही देखा था। हम हवेली के गेट से बाहर निकल आए तो मैंने दरियाफ्त किया, चौधरी साहब, आपने डाकुओं को किस जानिब फरार होते देखा था? मेरा मतलब है, इनके घोड़ों की टापों की मखसूस आवाज़ तारीकी में किस सिमत महसूस हुई थी? इस तरफ जनाब, चौधरी ने एक जानिब इशारा करते हुए बताया। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। उधर तो थाना है। मैंने जो देखा और जो सुना वो आपको बता दिया है, वो सादगी से बोला। इन लम्हात में मेरा जहन बर्फ रफ्तारी से सोच रहा था। शमशाबाद से मगरिब में 1 मील के फासले पर मेरा थाना था और इसी सिमत में अगर मज़ीद आगे बढ़ते जाएं तो लगभग मील सवा मील के बाद जंगल शुरू हो जाता था, जो शुमालन जुनूबन मीलों तक फैला हुआ था, जबकि शर्कन गरबन भी इसका फैलाव 5 मील से कम नहीं था। वो डाकू शमशाबाद से निकलकर मुझे सलाम करने थाने तो आ नहीं सकते थे। अगलब इम्कान यही नज़र आता था कि उन्होंने थाने से पहलू तही करते हुए जंगल का रुख किया होगा। इस बात का फौरी तौर पे फैसला करना मुमकिन नहीं था कि अगर वो जंगल ही में घुसे थे तो सीधे मगरबी सिमत बढ़ते चले गए थे, या उन्होंने अपने घोड़ों को शुमालन जुनूबन किसी सिमत मोड़ लिया था। मैंने चौधरी कादिर अली को अपने ख्यालात से आगाह किया तो वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला, मलिक साहब, ऐसा हो सकता है, बस अब आप जल्दी से मेरी नौरीन को ढूंढ निकालें ताकि मेरी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। आप परेशान न हो चौधरी साहब, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, अल्लाह इज्जत रखने वाला है। आप मुझे ये बताएं कि नौरीन शमशाबाद से ब्याह कर कहाँ जाने वाली थी? बहादुरपुर, उसने जवाब दिया। बहादुरपुर के चौधरी खुदा बख्श के बेटे करीम बख्श से नौरीन की शादी होने वाली थी। बहादुरपुर नामी वो गांव शमशाबाद से जुनूब मगरिब में 4 मील के फासले पर वाक़ था। मेरी मालूमात के मुताबिक बहादुरपुर के इख्तिताम से जंगल शुरू हो जाता था, गोया वो जंगल के किनारे वाक़ था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, चौधरी साहब, नौरीन और करीम बख्श का रिश्ता अमन व अमान से तय हो गया था या इस दौरान में कोई बदमज़गी हुई थी, या ये कि नौरीन के दूसरी जगहों से भी रिश्ते आए थे? आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? जी, अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मगर यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं थी चौधरी, खुदा बख्श से मेरी देरीना दोस्ती है और हम दोनों एक दूसरे की औलाद को अपनी औलाद समझते हैं। करीम बख्श और नौरीन के रिश्ते की बात हम दोनों के दरमियान ही तय पाई थी और किसी को इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। 1 साल पहले मंगनी हुई थी और अब 1 हफ्ते बाद नौरीन की बारात आने वाली थी कि बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। मैं इसे हवेली के अंदर ले आया। ये इतना बड़ा वाक़या था कि पूरे शमशाबाद में थरथल्ली मच गई थी। हवेली के नज़दीक भी गांव के कई अफराद जमा थे, लेकिन चौधरी के मुलाजमीन ख़ास जीला और बाला कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने चौधरी से कहा, चौधरी साहब, जीला और बाला को पैदा करें, इनके बयानात बहुत ज़रूरी हैं, पता नहीं वो किधर गायब हैं। चौधरी ने गांव के 2 अहम अफराद को
अपने पास बुलाकर तहकमाना लहजे में कहा, तुम दोनों फौरी तौर पर जीला और बाला को ढूंढकर मेरे पास लाओ, फौरन। वो दोनों हुक्म बजा लाने का यकीन दिलाते हुए रवाना हो गए। मेरी नज़र में चौधरी कादिर अली के ज़ाती मुलाजिम और हवेली के निगरान जीला और बाला निहायत ही अहम अफराद थे। इन्हें बेहोश करने के बाद ही मुबैना डाकुओं ने हवेली वाली मुहिम सर की थी। जीला और बाला से पूछगछ की जाती तो डाकुओं के हवाले से कोई अहम सुराग हाथ लग सकता था। मैंने हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने के बाद कहा, चौधरी साहब, जब तक जीला और बाला यहाँ पहुँचते हैं, इस वक्त तक मैं आपकी घरेलू मुलाजमा बशीरा से चंद सवालात कर लेता हूँ। सबसे पहले बशीरा ही ने डाकुओं को देखा था। मुमकिन है बशीरा से कोई ऐसी बात पता चल जाए जिससे नौरीन तक पहुँचना आसान हो जाए। चौधरी ने मुझे बरामदे में बिठाया और कहा, मैं बशीरा को आपके पास भेजता हूँ। फिर वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर के बाद बशीरा मेरे सामने बैठी थी। वो घुंघरियाले बालों वाली सांवले रंग की एक फरबा अंदाम औरत थी। कद म्याना और उम्र 45-50 के दरमियान। चौधरी के मुताबिक बशीरा की सारी जिंदगी इसी हवेली में गुजरी थी और वो उसकी नज़र में एक काबिल भरोसा मुलाजमा थी। मैंने बशीरा की आंखों में देखते हुए कहा, चौधरी साहब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। नौरीन वाले वाक़ये का तुम्हें भी दुख हुआ होगा। मैंने मिले जुले जुमलों से पूछगछ का आगाज़ किया था। वो गहरी संजीदगी से बोली, चौधरी साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने मेरी तारीफ़ की। मैं तो हवेली के कामों को इबादत समझकर करती हूँ जी। और जहाँ तक नौरीन वाले वाक़ये का ताल्लुक़ है, उसने ज़रा रुक कर एक गहरी सांस ली, फिर बड़े कर्ब से बोली, जिस तरह मैं चौधरी नवीद और चौधरी सईद को पाल रही हूँ ना, ऐसे ही नौरीन की परवरिश भी मेरे ही हाथों में हुई थी। इससे आप मेरे दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सईद मेरे हाथ में ना होता तो मैं हर शे की परवाह किए बगैर इन डाकुओं के पीछे दौड़ लगा देती। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। अब तक मैं जितनी मालूमात हासिल कर सका हूँ, उनके मुताबिक सबसे पहले डाकुओं को तुमने ही देखा था। क्या तुम इनके कद-काठ या हुलियों के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। आधी रात का वक्त था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं इन लोगों के चेहरे नहीं देख सकती थी। क्यों? क्योंकि क्या? वो रुकी तो मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। उन्होंने ढाटे लगा रखे थे। वो बड़े सुकून से वजाहत करते हुए बोली, जब मैं नन्हे सईद को रफ़े हाजित कराने के लिए अपने कमरे से निकलकर हवेली के सहन की तरफ आई तो मैंने इन दोनों डाकुओं को तेज़ी से भागकर हवेली के गेट की तरफ जाते देखा था। इनमें से एक ने जेवरात और कीमती सामान वाला सूटकेस अपने सर पर उठा रखा था और दूसरे ने नौरीन को कंधे पर लाद रखा था। मैं इन्हें देखकर बहुत ज़ोर से चीखी थी। मेरी आवाज़ सुनकर चौधरी साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए। जब मैंने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो वो हवेली के गेट की तरफ बढ़ गए थे। वो तफसील बयान करके खामोश हुई तो मैंने इस्तफसार किया, बशीरा बीबी, तुमने रात की तारीकी में कैसे जान लिया कि एक डाकू ने नौरीन को कंधे पे डाल रखा था? क्या मतलब है जी आपका? उसने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा। नौरीन अपने कमरे से गायब थी तो डाकू फिर नौरीन ही को उठाकर ले गया था ना जी। वो मेरी बात को समझ नहीं पाई थी, लिहाजा मैंने आसान अल्फाज में कहा, नौरीन के कमरे को तो बाद में चेक किया गया होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब तुमने डाकुओं को हवेली के गेट की जानिब बढ़ते हुए देखा तो तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि वो नौरीन ही है? मैं इस पहचान की वजह जानना चाहता हूँ। थानेदार साहब, इस हवेली में हम 3 ही औरतें हैं, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, और तीनों का कद-काठ और जिसामत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं आपके सामने बैठी हूँ। चौधराइन जी दुबली पतली और छोटे कद की हैं, जबकि नौरीन भरे हुए जिस्म की मालिक एक ऊंची लंबी लड़की है। बस मैंने इन्हीं खुसूसियात की बिना पर अंदाज़ा लगाया था कि डाकू ने नौरीन को कंधे पर डाल रखा है। बशीरा बीबी की वजाहत से मेरी तसल्ली हो गई। मैंने पूछा, जब डाकू नौरीन को कंधे पर डालकर हवेली के गेट की तरफ भाग रहा था तो क्या नौरीन ने कोई मज़ाहमत करने या शोर मचाने की कोशिश नहीं की थी? नहीं जी, उसने गर्दन को नफ़ी में जुम्बिश देते हुए बताया। वो तो ऐसे लग रहा था जनाब कि डाकू किसी लाश को उठाकर भाग रहा हो। बाद में पता चला कि डाकुओं ने नौरीन को पहले बेहोश किया होगा और उसके बाद ही उठाया होगा।
ان ظالموں نے حویلی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے حویلی کے رکھوالوں جیلا اور بالا کو بے ہوش کیا تھا۔ بشیرہ، تمہارے خیال میں یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ میں کیا جانوں جی، وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگی۔ مجھے تو وہ دونوں ڈاکو ہی لگے تھے۔ یعنی تمہیں کوئی اندازہ نہیں کہ چودھری قادر علی کے ساتھ یہ دشمنوں والی کارروائی کس نے کی ہے؟ نہیں جی، وہ قطعیت سے بولی، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس کے بعد لگ بھگ 10 منٹ تک گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے سوالات کر کے بشیرہ سے یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ ڈاکوؤں کو کیسے پتہ چلا کس کمرے میں نورین سوتی ہے، کس کمرے میں طلائی زیورات اور قیمتی ملبوسات والا سوٹ کیس رکھا ہوا ہے، وہ حویلی میں کس تدبیر سے داخل ہوئے، انہوں نے حویلی کے رکھوالوں پر کس طرح قابو پایا اور کیا گھر کے کسی بیدی نے تو یہ لنکا نہیں ڈھائی۔ بشیرہ سے مجھے کوئی بھی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جسے کام کی بات کہا جا سکے اور جس کی مدد سے نورین کو ڈھونڈنے میں آسانی میسر آ جائے۔ میں بشیرہ سے سوال کرتے ہوئے مسلسل اس کے چہرے کے تاثرات، آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کی حرکات و سکنات کا بھی باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا، جس کے نتیجے میں میرا پیشہ ورانہ تجربہ یہ کہتا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اسے فارغ کر دیا۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے چودھری قادر علی کی حویلی میں موجود تھا اور میری حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس حویلی میں زندگی بسر کرنے والے افراد کی تعداد 8 تھی۔ چودھری قادر علی، اس کی بیوی زاہدہ پروین، ان کے 3 بچے نورین، نوید، سعید، ملازمہ بشیرہ بی بی اور 2 ملازم رکھوالے جیلا اور بالا۔ چودھری قادر علی نے مجھ سے کہا کہ تھانے دار صاحب، نورین کی ماں نورین کی گمشدگی سے بہت پریشان ہے، آپ مہربانی کر کے اسے تسلی دلاسا دے دیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چودھری کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قادر علی مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی ہی کمرے میں لے گیا۔ چودھری کی بیوی زاہدہ پروین کو دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ مجھے یقین آیا کہ وہ چودرائن ہے، کیونکہ چودھری اور زاہدہ پروین کی عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ چودھری نے میری آنکھوں اور چہرے پر نمودار ہونے والی حیرت کو فوراً نوٹ کر لیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، زاہدہ سے میری شادی کو 6 سال ہوئے ہیں۔ اور نورین؟ میں نے سوالیہ نظر سے چودھری کی طرف دیکھا۔ وہ میری پہلی بیوی مختار بیگم سے ہے، اس نے بتایا۔ مختار بیگم سے میری 4 اولادیں ہوئی تھیں، 3 بیٹے تو پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ چوتھے نمبر پر نورین پیدا ہوئی تھی اور اسے جنم دیتے ہوئے مختار بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ زاہدہ سے میری 2 اولادیں ہیں، سعید اور نوید۔ زاہدہ پروین کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ بلا شبہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل عورت تھی، تاہم ان لمحات میں وہ خاصی افسردہ نظر آتی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، اس کے لہجے سے دکھ اور اداسی ٹپکتی تھی، مجھے نورین کو پیش آنے والے واقعے کا بڑا غم ہے۔ پچھلے 6 سال میں ہمارے درمیان بڑے گہرے تعلقات قائم ہو گئے تھے، ہم بالکل 2 سہیلیوں کی طرح حویلی میں رہتی تھیں۔ میں پچھلے 6 ماہ سے کتنے چاؤ سے اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، پتہ نہیں کس ظالم نے۔ بولتے بولتے زاہدہ کی آواز بھرا گئی۔ میں نے مناسب الفاظ میں چودرائن کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں انشاءاللہ بہت جلد نورین کو تلاش کر کے واپس لے آؤں گا۔ میری تسلی تشفی سے اس کی پریشانی میں قدرے کمی واقع ہوئی تو میں چودھری کے ساتھ حویلی کے بیرونی حصے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ واپس آ گئے جنہیں چودھری قادر علی نے جیلا اور بالا کی تلاش میں بھیجا تھا۔ بالا حویلی پہنچ گیا تھا مگر جیلا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چودھری نے بالے سے پوچھا، تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ چودھری کے استفسار میں خفگی تھی۔ اور وہ جیلا کہاں ہے؟ چودھری صاحب، بالا لجاجت بھرے لہجے میں بولا، میں جیلا کو روکتا رہا مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور وہ چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ چودھری نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ جنگل کی طرف، بالا نے جواب دیا۔ جناب، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر نورین بیوی کی تلاش میں نکلا ہے۔ رات ڈاکوؤں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کا جیلا کے دماغ پر بڑا گہرا اثر ہوا ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ چودھری بالا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، بالا وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم اس حویلی کے رکھوالے ہیں اور ہمیں بے ہوش کر کے وہ بدماش ڈاکو اتنی بڑی واردات کر گئے کہ ہم چودھری صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب لمحاتی توقف کر کے بالے نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے جیلے کے الفاظ کو مکمل کر دیا، اب جب تک میں نورین بیوی کو واپس نہیں لے آؤں گا
हवेली में कदम नहीं रखूंगा। अजीब पागल है ये जीला भी, चौधरी बुदबुदाया। अगर इसे नौरीन की तलाश में जाना ही था तो मुझे तो बता कर जाता, मैं उसके साथ कुछ और नौकरों को भी भेज देता। ये बात मैंने भी इससे कही थी। बाला जल्दी से बोला कि जिधर भी जाना है चौधरी साहब को बता दे। उसने कहा कि मैं जाकर चौधरी साहब को बता दूं, और वो घोड़ा दौड़ाता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शमशाबाद और मेरे थाने में 1 मील का फासला था, और जंगल मेरे थाने से मील सवा मील के फासले पर वाक़ था। इस हिसाब से शमशाबाद और जंगल के दरमियान लगभग 2 सवा 2 मील का फासला हायल था। जिला ने गैरत भरी फुर्ती दिखाई थी, जो वो चौधरी कादिर अली को खबर किए बगैर ही नौरीन की तलाश में निकल खड़ा हुआ था। उसकी वापसी पर ही पता चल सकता था कि उसकी तलाश में जिले ने कौन सा तीर मारा था। मैं जिला और बाला से खुसूसी पूछगछ का इरादा रखता था। जिला तो फिलहाल मैसर नहीं था, लिहाजा मैं बाले को ही लेकर एक तरफ बैठ गया। इकबाल उर्फ बाले की उम्र कमोबेश 25 साल रही होगी। वो एक दुबला पतला और दराज कामा शख्स था। बाल घुंघरियाले और हल्की हल्की मूछें उसके चेहरे पर भली मालूम होती थीं। उसके चेहरे की सबसे नुमायां चीज़ उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें थीं। हाँ भाई बाले, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ज़रा तफसील से बताओ, पिछली रात यहाँ हवेली में क्या वाक़या पेश आया था? जनाब, जब चौधरी साहब ने मुझे जगाया, बल्कि हम दोनों को पानी फेंक फेंक कर जगाया, तो उस वक्त तक डाकू अपना काम करके जा चुके थे। मुझे तो इस वाक़ये के बारे में चौधरी साहब ही से पता चला है। तुम दोनों इस हवेली के रखवाले हो? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। फिर तुम दोनों पर डाकुओं ने एक साथ कैसे काबू पा लिया? चौधरी साहब ने तो तुम लोगों को बारी बारी सोने की ताकीद कर रखी है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। हम दोनों का सोने और जागने का वक्त तय है। और वो तयशुदा वक्त क्या है? मैंने सवाल किया। पहले मैं सोता हूँ जी, उसने बताया। आधी रात के बाद किसी वक्त जब जिले को नींद आने लगे तो वो मुझे जगा देता है और खुद सो जाता है। फिर सुबह तक मैं जागकर हवेली का पहरा देता हूँ। क्या पिछली रात भी तुम पहले सो गए थे? मैंने पूछा। जी हाँ, उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। इस वक्त जिला चाको चौबंद और होशियार था। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि आधी रात के बाद जिले ने मुझे जगाया क्यों नहीं, और ख़ुद भी क्यों सो गया। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि तुम दोनों बेखबर सो रहे थे, बल्कि बेहोश थे। मैंने बाले के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। चौधरी साहब ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें बेदार किया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब, वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। आखिर इतना बड़ा वाक़या कैसे पेश आ गया? वाक़या तो ये वाकई बहुत बड़ा है बाले। मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे देखा, फिर खासे तीखे लहजे में इस्तफसार किया। तुम्हारे ख्याल में किसकी कार्रवाई हो सकती है? जनाब, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, वो जल्दी से बोला। आज तक कभी इस हवेली से 1 पैसे की चोरी नहीं हुई। कुजा ये कि डाकू नौरीन बीवी को उठा के ले गए, और सारे जेवरात भी। यानी तुम्हें किसी खास आदमी पर शक नहीं है? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। कोई भी ऐसा शख्स जो चौधरी कादिर अली से दुश्मनी रखता हो? नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। चौधरी साहब तो इतने अच्छे हैं कि कोई इनसे दुश्मनी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद इकबाल उर्फ बाले को फारिग कर दिया। इससे कोई भी मुफीद बात मालूम नहीं हो सकी थी। अगर इसकी जगह मैंने जमील उर्फ जिले से पूछगछ की होती तो यकीनन कोई काम की बात सामने आ सकती थी, क्योंकि जब बाला सोया था तो उस वक्त जिला जाग रहा था। दोनों पहरेदारों की पुरस्कार बेहोशी वाला मामला जिला ही हल कर सकता था, और जिला नौरीन की तलाश में जंगल की तरफ गया हुआ था। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल वाहिद खोजी फतेह मोहम्मद को लेकर हवेली पहुंच गया। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में खोजी को सूरत हाल से आगाह किया और कहा, चाचा, इससे आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। फिक्र ही ना करो मलिक साहब, वो ठेठ देहाती लहजे में बोला। हुणे रिजल्ट सामने आ जाएगा। खोजी फतेह मोहम्मद की उम्र 60 से ज़्यादा थी, ताहम इसकी फुर्ती को देखकर यही महसूस होता था कि वो 40 से ज़्यादा का नहीं। इसकी बिनाई भी माशाल्लाह बड़ी ठीक ठाक थी। आधे घंटे की माहिराना तहकीक और तफ्तीश के बाद फतेह मोहम्मद ने रिपोर्ट पेश कर दी। खोजी के मुताबिक चार घुड़सवार चौधरी कादिर अली की हवेली तक आए थे, लेकिन हवेली के अंदर सिर्फ 2 अजनबी अफराद के पाँव का खुरा मिला था।
یہ کھرا حویلی کے بیرونی گیٹ سے نورین والے کمرے اور اس کے برابر واقع سامان والے کمرے تک گیا تھا اور پھر واپس حویلی کے گیٹ تک چلا گیا تھا۔ حویلی کے باہر بھی ان دو اجنبی اشخاص کا کھرا پایا گیا تھا اور پھر 4 گھڑ سواروں کا کھرا جس شمشاباد سے نکل کر ہمارے تھانے کی حدود یعنی گاؤں سے مغرب کی سمت چلا گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو وہیں چھوڑا اور کھوجی کو فتح محمد کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ گھڑ سواروں کے کھرے کا پیچھا جاری رکھے۔ پھر میں چودھری کو بھرپور تسلی دینے کے بعد تھانے آ گیا۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا اور وہ یہ کہ میں نے شمشاباد سے رخصت ہوتے وقت چودھری قادر علی کو ہدایت کر دی تھی کہ اس کا خاص آدمی جیلا جیسے ہی واپس آئے وہ اسے میرے پاس تھانے بھیج دے۔ چودھری نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا تھا۔ میں جیلا کا خصوصی انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ASI افتخار حسین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ افتخار حسین خاصا تیز ترار پولیس والا تھا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، افتخار، میں تمہیں نورین کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ حالات و واقعات کے مطابق ڈاکو اسے جنگل ہی کی سمت لے کر گئے ہیں۔ تم اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو بھی لے جانا۔ لیکن کیا ملک صاحب؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تو اس نے فوراً پوچھا، لیکن یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم جنگل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری مکمل کر لو مگر اس مشن کا آغاز کرنے کے لیے کھوجی کی واپسی کا انتظار کرنا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کھوجی کا کام شام سے پہلے مکمل نہ ہوا تو پھر تم اس مشن پر کل صبح روانہ ہوگے۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، کھوجی فتح محمد نے گھڑ سواروں کا کھرا پکڑ رکھا ہے۔ اس کی ماہرانہ رپورٹ کے بغیر کسی قسم کی مہم جوئی مناسب نہیں ہوگی۔ میری ایک بات ماننے کو تیار نہیں کہ ڈاکوؤں نے شمشاباد سے نکل کر تھانے کا رخ کیا ہوگا۔ اگرچہ چودھری قادر علی کا یہی بیان ہے کہ اس نے گھڑ سواروں کو مغرب کی یعنی ہمارے تھانے کی جانب تاریکی میں غائب ہوتے دیکھا تھا اور ابتدائی کھرا بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے، مگر میں دلی طور پر مطمئن نہیں ہوں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، افتخار نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہ ممکن نہیں کہ ڈاکوؤں کو پتہ نہ ہو کہ شمشاباد اور جنگل کے بیچ میں تھانہ بھی پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے شمشاباد سے نکل کر جنگل ہی کا رخ کیا تو پھر تھانے سے بچ کر ہی آگے بڑھے ہوں گے۔ تم نے ذہانت سے بھرپور بات کی ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے ASI کو دیکھا۔ میرے ذہن میں بھی کچھ اسی قسم کے خیالات ہیں۔ کھوجی فتح محمد کی واپسی تک واقعی کچھ نہیں ہو سکتا، افتخار حسین نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں اپنی تیاری مکمل کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان اسی واردات کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ پھر ASI میرے کمرے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ آج دوپہر کا کھانا بھاگ دوڑ میں گول ہو گیا تھا۔ اس وقت سپہر کے 4 بجے تھے۔ میں نے کھانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہلکی پھلکی پیٹ پوجا کر لی تھی تاکہ کام بھی چل جائے اور رات کا کھانا بھی خراب نہ ہو۔ بعض اوقات محکمہ جاتی معاملات میں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، حتیٰ کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ کب کھانے کا وقت ہوا اور کب یہ وقت گزر گیا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل واحد اور کھوجی فتح محمد تھانے پہنچ گئے۔ میں نے کھوجی کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور کوئی سنسنی خیز اطلاع لایا ہوگا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں چاچا، کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ تو خاصی حوصلہ افزا ہے جی، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ وہ چاروں گھڑ سوار جنگل ہی میں داخل ہوئے ہیں مگر تھانے سے بچ بچا کر۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے کھوجی کو دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے چاچا؟ دیکھیں جی ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، شمشاباد سے یہ تھانہ لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ چاروں گھڑ سوار چودھری قادر علی کی حویلی سے کوئی 6 فرلانگ دور سیدھے تھانے کی طرف ہی آئے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا تھا۔ میں نے جس فاصلے کا ذکر کیا ہے وہاں سے وہ جنوب مغرب کی سمت مڑ کر سفر کرتے ہوئے جنگل میں داخل ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد؟ میں نے سوالیہ نظر سے کھوجی کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد تو اللہ ہی جانے جی، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے جنگل کے اندر جا کر کھرا نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کام دن کی روشنی ہی میں ہو سکتا ہے ملک صاحب، البتہ۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، البتہ میں نے اس مقام پر ایک واضح نشانی لگا دی ہے جہاں سے وہ گھڑ سوار جنگل کے اندر داخل ہوئے تھے۔
اگر آپ کا حکم ہوگا تو صبح وہیں سے ڈاکوؤں کے کھرے کا کام دوبارہ شروع کر دوں گا۔ حکم کی بات نہیں چاچا، یہ وقت کی ضرورت ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں کل صبح ASI اور 2 کانسٹیبلز کو بھی تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ یہ کھوج لگانا بہت ضروری ہے کہ وہ ڈاکو چودھری قادر علی کی بیٹی نورین کو اغوا کر کے کہاں لے گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ہاتھ لگے گا تبھی پتہ چلایا جا سکے گا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی چودھری سے کیا دشمنی ہے، اور یہ کہ انہوں نے یہ کام کسی اور کے ایما پر تو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں کل صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، اس کے بعد آپ کی جو مرضی ہو۔ اوکے، میں نے کرسی کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اب تم جا کر آرام کرو، کل کا دن پتہ نہیں کتنا مصروف ہو سکتا ہے کہ تمہیں سانس لینے کی فرصت بھی میسر نہ آئے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے یوں محسوس ہوا مجھے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے چاچا، کوئی مشکل یا پریشانی ہے؟ ملک صاحب، آپ نے جس مصروفیت کا ذکر کیا ہے وہ صرف میرے ہی لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس مصروفیت میں آپ مجھے بھول نہیں جانا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی، میں فوراً سے بیشتر اس کی بات کی تہہ میں پہنچ گیا تھا۔ فکر نہ کرو چاچا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تمہارا انعام مجھے یاد ہے، لیکن پہلے کام ختم ہو جائے اور اس کام کا کوئی حوصلہ افزا نتیجہ بھی سامنے آ جائے، انشاءاللہ۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، جب کام شروع ہو گیا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی برآمد ہوگا۔ مجھے تمہاری تجرباتی مہارت اور کڑی محنت کا پوری طرح احساس ہے چاچا۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، تم نے 4-5 گھنٹوں میں کھرے کا اچھا خاصا کام نپٹا دیا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بات مکمل کر دی، ان گھڑ سواروں نے جہاں سے راستہ بدلا تھا وہاں سے جنوب مغرب میں جنگل کا کنارہ لگ بھگ 2 میل تو ہوگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ فاصلہ 2 میل یا 2 میل سے کچھ زیادہ ہی ہوگا، مگر میرے خیال میں یہ کام کافی آسان تھا۔ 4 گھڑ سواروں کا کھرا بہت سیدھا اور واضح تھا، ہمیں اس کا تعاقب کرنے میں کوئی خاص دشواری محسوس نہیں ہوئی، لیکن یہی کام جنگل کے اندر آسان ثابت نہیں ہوگا۔ خیر، اللہ مالک ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ کھوجی کو رخصت کرنے کے بعد میں نے ASI کو ایک مرتبہ پھر اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارے درمیان 15-20 منٹ تک اسی معاملے پر بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا کہ اگلی صبح اسے کس انداز سے اپنے مشن کا آغاز کرنا ہے۔ افتخار حسین نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ ASI کو فارغ کرنے کے بعد بھی میں دیر تک چودھری قادر علی کی حویلی میں پیش آنے والی ڈکیتی اور اغوا کے اس واقعے پر غور کرتا رہا۔ کسی بھی کیس میں اس وقت بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جب جائے وقوع یا متاثرین کی طرف سے مجرم یا مجرموں کے بارے میں کوئی پوائنٹ سامنے نہ آئے، یعنی تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی سرا یا سراغ ہاتھ نہ لگے۔ یہ کیس بھی کچھ اسی نوعیت کی صورتحال کا حامل تھا۔ میری اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق چودھری قادر علی کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اور میں کسی بھی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کارنامہ کسی دوست کی طرف سے انجام دیا گیا تھا۔ دوسرا بڑا ایشو ڈاکوؤں کی بروقت معلوماتی کارروائی کا تھا۔ چودھری کی حویلی کو نشانہ ستم بنانے والوں کو حویلی کے اندر کا احوال بخوبی معلوم تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ڈاکوؤں کو حویلی کے اندرونی حالات و معاملات سے مکمل آگاہی حاصل تھی، یا پھر یہ قیمتی معلومات انہیں مہیا کی گئی تھیں، اور یہ کام کوئی گھر کا بہدی ہی کر سکتا تھا۔ تیسرا پہلو حویلی کے پہرے داروں کا تھا۔ بیک وقت دونوں محافظوں کا انٹا غفیل ہو جانا بھی ذہن میں چبھن پیدا کرتا تھا۔ محافظوں ہی میں سے بالا کا میں نے تفصیلی انٹرویو کر لیا تھا، لیکن اس تمام تر پوچھ گچھ میں سے مجھے کوئی کام کی بات نکل کر سامنے نہیں آ سکی تھی۔ چودھری قادر علی کا یہ کہہ دینا کہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں، مجھے ہضم نہیں ہو سکا تھا۔ اگر واقعی اس کا روئے زمین پر کوئی دشمن نہیں تھا تو پھر ایک امکان یہ بھی سامنے آتا تھا کہ نورین اپنی مرضی سے اغوا ہوئی ہو۔ یہ امکان اگرچہ خاصا کمزور تھا، تاہم وہی بات کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے،
میں इस ज़ाविये पर सोचे बगैर नहीं रह सकता था। मैंने इधर हवेली में चौधरी कादिर अली और उसकी नौजवान बीवी ज़ाहिदा परवीन से भी इस हवाले से ढके छुपे अल्फाज में सवालात किए थे, लेकिन इनकी जानिब से कोई खातिर खा जवाब मौसूल नहीं हुआ था। अगर नौरीन अपनी मर्जी से अगवा हुई थी तो यकीनन इसका किसी के साथ चक्कर रखा होगा। वो बहादुरपुर के चौधरी करीम बख्श से शादी नहीं करना चाह रही होगी। जब इस शादी से एक हफ्ता पहले उसने ड्रामाई अंदाज में हवेली को खैर बात कह दिया था, मगर मेरी इस इम्कानी थ्योरी को तक़वियत बख्शने वाली कोई बात भी सामने नहीं आ सकी थी। चौधरी और उसकी बीवी ऐसे किसी मामले से साफ इनकारी थे। अब आ जाकर हवेली के दूसरे मुहाफिज जमील उर्फ जीला की वापसी से कुछ उम्मीदें वाबस्ता थीं। जीला कई पहलुओं से अहमियत का हामिल था। नंबर 1, इसकी ड्यूटी रात के इब्तिदाई हिस्से में जागने की थी। आधी रात के बाद वो बाला को जगाता था और ख़ुद सो जाता था। वकुआ की रात बाला के बयान के मुताबिक वो जो रात को सोया तो फिर चौधरी ने पानी फेंक फेंक कर ही उसे जगाया था और उसके साथ ही जीला भी बेखबर सोता हुआ पाया गया था। इसी दौरान में डाकू अपनी कार्रवाई डालकर रफू चक्कर हो चुके थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता था कि जीला और बाला को जगाने से पहले कैसे सो गया? डाकू उसके जागने के दौरान में आए थे या उसके सोने के बाद? नंबर 2, नौरीन की तलाश में वो चुपचाप क्यों निकल गया था? वो चौधरी कादिर अली का पुराना नमकहार था। इस किस्म का जुर्रतमंदाना कदम उठाने से पहले उसने चौधरी को एतमाद में क्यों नहीं लिया? इसी नौयत के और भी बहुत से सवालात ज़हन में सर उठाते थे, जिनके जवाबात सिर्फ और सिर्फ जीला ही दे सकता था। मैं बड़ी बेताबी से जीले की वापसी का इंतज़ार करने लगा। कहते हैं कभी कभी बेताबी बहुत जल्दी रंग ले आती है। मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक कांस्टेबल ने आकर कमरे में मुझे इत्तला दी, सर चौधरी साहब आपसे मिलने आए हैं। कौन चौधरी साहब? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। जनाब, मैं चौधरी कादिर अली की बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल ने बताया। इनके साथ एक बंदा भी है। ठीक है, इन्हें फ़ौरन मेरे पास भेज दो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। ओके सर। कांस्टेबल ये कहते हुए कमरे से निकल गया। चौधरी कादिर अली और इस वक्त मैं हैरत भरे अंदाज में खुद कलामी कर रहा था। खैर देखते हैं क्या माजरा है। उस वक्त तक रात ने अपने पर फैला लिए थे। अगर चौधरी कादिर अली शमशाबाद से थाने आया था तो इसका मतलब था ज़रूर कोई अहम बात है। थोड़ी ही देर में चौधरी और उसका साथी मेरे सामने मौजूद थे। मेरी पेशकश पर चौधरी मेरे सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया, जबकि इसके साथ आने वाला शख्स चौधरी के पीछे खड़ा हो गया। मैंने चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब खैरियत तो है? आप इस वक्त थाने आए हैं, कोई ख़ास बात? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए खासे अफसरदा लहजे में बोला, बात अगर ख़ास ना होती तो शायद मैं कल सुबह आपके पास आता या फिर आपकी हिदायत के मुताबिक जीले को अकेले ही थाने भेज देता। तो क्या नौरीन की तलाश में जाने वाला आपका मुलाजिम जीला जंगल से वापस आ गया है? मैंने इस्तरारी लहजे में इस्तफसार किया। जी हाँ। चौधरी ने ये कहते हुए अपने पीछे खड़े शख्स की जानिब इशारा किया और बताया, ये जीला है जनाब, ये जैसे ही वापस आया है और इसने मुझे एक खौफनाक कहानी सुनाई, वैसे लेकर सीधा आपके पास आ गया हूँ। खौफनाक कहानी? मैं चौंक उठा। कैसी खौफनाक कहानी चौधरी साहब? नौरीन के बारे में जीले ने जो कुछ बताया है, इसे सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई है मलिक साहब, चौधरी ने दिलगीर आवाज़ में कहा। आप खुद इससे पूछ लें कि इसने इधर जंगल में क्या देखा है। मैं फिलफौर जीले की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ भाई, तुम जंगल में क्या देख कर आ रहे हो? जनाब, चौधरी साहब ने हमें जगाने के बाद डाकुओं की वारदात के बारे में जो कुछ बताया था, इससे यही नतीजा निकलता था कि वो लोग नौरीन बीवी को उठाकर जंगल की तरफ गए होंगे। जीला बड़ी वजाहत से मुझे अपने हालिया तजुर्बे के बारे में बताने लगा। काश मैं रात ही को नौरीन बीवी की तलाश में निकल जाता तो वो कुछ देखने को न मिलता जो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ, मैंने इस्तरारी अंदाज में कहा। तुमने वहाँ जंगल में ऐसा क्या देख लिया है जिसने चौधरी साहब को इतना परेशान कर दिया है? मैं जब जंगल में दाखिल हुआ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं सही सिमत में जा रहा हूँ या राह से भटक चुका हूँ। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, ये ज़रूरी नहीं था कि डाकू भी इसी मकाम से जंगल में दाखिल हुए हों जहाँ से मैं घुसा था। आप तो जानते ही हैं ये जंगल कितना घना और लंबा चौड़ा है।
हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई और अपने सामने खड़े जीले से पूछा, जरा मुझे बताओ, तुम किस तरफ से जंगल में दाखिल हुए थे? जीले के जवाब ने मेरे तन बदन में सनसनी सी दौड़ा दी। खोजी बाबा ने जंगल के जिस किनारे पर निशानियां लगाई थीं, वो मकाम जीले के जंगल में दाखिल होने वाले मकाम से चंद गज के फासले पर था। मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया, क्या तुमने रास्ते में मेरे बंदों को नहीं देखा? आपके बंदे? उसके चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। मैं समझा नहीं थानेदार साहब। वो 2 अफराद थे, मैंने वजाहत करते हुए बताया। एक पक्की उम्र का खोजी बाबा और दूसरा नौजवान कांस्टेबल। कांस्टेबल यूनिफॉर्म में था और वो दोनों टांगे पर सवार थे। जी, मैंने इन्हें देखा था। वो जल्दी से सर को इस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। जब मैं जंगल से वापस आया था तो एक टांगे पर मेरी नज़र पड़ी थी जिसमें एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ था। अब तो मुझे बताओ, जंगल में क्या देख कर आ रहे हो? मैं फौरन असल बात की तरफ आ गया। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं, ये जंगल बहुत ही घना और दूर दूर तक फैला हुआ है। वो थूक निकलने के बाद वजाहत करते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस जंगल में नौरीन बीवी का सुराग लगा सकूंगा, लेकिन इस मौके पर अल्लाह ने मेरी मदद की। मगर बोलते बोलते जीले की आवाज़ भर्रा गई और वो खामोश हो गया। मैं पूछे बिना न रह सका, मगर क्या? मैं जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 फर्लांग तक गया हूँगा कि एक संदूक को देखकर चौंक उठा। संदूक? मैंने पूछा। दूर से वो संदूक ही नज़र आया था, वो वजाहत करते हुए बोला, लेकिन करीब जाकर पता चला कि वो नौरीन बीवी के जहेज के सामान वाला सूटकेस था। ये सूटकेस खुला हुआ था और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ कीमती कपड़े फैले हुए थे। यूँ महसूस होता था डाकुओं ने बड़ी उजलत में सूटकेस की तलाशी ली हो। चौधरी साहब के मुताबिक इस सूटकेस में कीमती मलबूसात के अलावा तलाई जेवरात भी रखे हुए थे। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम्हारे बयान से तो यही जाहिर होता है कि डाकुओं ने सूटकेस में से तलाई जेवरात निकाले और आगे बढ़ गए। जी हाँ, वो जल्दी से बोला, मुझे भी यही लगता है। मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि मैं नौरीन बीवी के लिए कुछ नहीं कर सका। तो क्या तुमने जंगल में मज़ीद आगे जाकर नौरीन को तलाश करने की कोशिश नहीं की? मैंने जीले से इस्तफसार किया। जी हाँ जनाब, जहाँ तक मेरे बस में था मैंने कोशिश की है जनाब, वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोला, लेकिन इस कोशिश से कुछ हासिल ना हो सका। मुझे लगता है कि डाकू नौरीन बीबी और जेवरात को लेकर जंगल के बीचों बीच कहीं आगे निकल गए हैं। इतना बताने के बाद वो किसी नाकाम शख्स की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। मलिक साहब, चौधरी उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, यहाँ से आपका काम शुरू होता है। जिला जंगल में जो कुछ देख कर आया है, इससे यही जाहिर होता है कि डाकू मेरी बच्ची को जंगल के रास्ते कहीं ले गए हैं, या ये भी हो सकता है कि जंगल के अंदरूनी हिस्से में इनका ठिकाना हो। अगर आप बर वक्त कार्रवाई करें तो नौरीन तक रसाई हासिल की जा सकती है। आप वजह फरमाते हैं चौधरी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े रसान से कहा, लेकिन चंद बातों की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ मैं। कौन सी बातें मलिक साहब? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। नंबर 1, मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा काम यहाँ से शुरू होता है कि चौधरी साहब, मैंने आज सुबह आपकी हवेली से अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया था और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मेरे खोजी ने डाकुओं का खुरा बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो डाकुओं के घोड़ों के कदमों के निशानात का ताक़ुब करते हुए जंगल तक पहुँच गया था, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से इस काम को आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। सुबह इंशाअल्लाह फिर वहीं से काम शुरू होगा जहाँ से आज छोड़ा है, और सुबह जिला भी खोजी के साथ होगा। जिला? चौधरी की आंखों में उलझन तैरने लगी। मैं क्यों जी? जिले ने बेसाख्ता पूछा। मैं चूँकि चौधरी से मुखातिब था, लिहाजा रूए सुखन उसी की तरफ रखते हुए जवाब दिया। इसकी एक ख़ास वजह है चौधरी साहब। जिला जहाँ से जंगल में दाखिल हुआ है, वो मकाम इस जगह से चंद गज की दूरी पर है जहाँ मेरे खोजी ने अपने तहकीकाती काम को पहुँचाया है। अगर जिला मेरी टीम के साथ होगा तो ये इन्हें इस सूटकेस तक पहुँचा देगा जिसे ये जंगल में खुला पड़ा देख कर आया है। इससे मेरी टीम का काम आसान हो जाएगा और वो जल्द से जल्द ये जानने में कामयाब हो जाएंगे कि डाकुओं का वो शैतानी टोला तलाई जेवरात और नौरीन को लेकर किस तरफ गया है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। चौधरी ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैं सुबह तड़के जिले को आपके पास भेज दूंगा। अल्लाह आपका भला करे चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं जिन बातों की वजाहत कर रहा था इनमें दूसरा नंबर डाकुओं के खुरे का है।
आप इस बात का तो इत्मीनान रखें कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। डाकू घोड़ों पर सफ़र करें या पैदल, वो मेरे खोजी की उकाबी नज़र से बच नहीं पाएंगे। मैं इनके खुरे की मदद से बहुत जल्द इनकी गर्दनें दबोच लूँगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब, वो तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। नंबर 3, मैंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मुझे आपके इस मुलाजिम खास जिले से भी थोड़ी पूछताछ करना है। मेरे जहन में चंद ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब यही दे सकता है और जिनका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल सका है। जी ज़रूर। चौधरी ने जिले की तरफ देखा। आप पूछें इससे जो भी पूछना चाहते हैं। जिले की उम्र 26-27 साल से ज़्यादा नहीं थी। वो एक दरमियाने कद काट का मालिक सांवला शख्स था। मैंने उसकी आंखों में बेपनाह बेचैनी और इज़्तिरार झलकते देखा। हो सकता है उसकी ये कैफियत डाकुओं वाले वाक़ये की वजह से हो। वो हवेली का मुहाफिज था और इसे अंटा गफील करके डाकू इसके मुंह पर कालक मल कर चले गए थे। ये बड़े शर्म का मकाम था। बहरहाल जीला बड़ा डिस्टर्ब नज़र आता था। बैठ जाओ जीले, मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा। जज जी, वो चौधरी की तरफ देखते हुए बौखलाहट आमेज लहजे में बोला, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। आप जो पूछना चाहते हैं ऐसे ही पूछ रहे हैं। मुझे ये समझने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ कि वो चौधरी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठने की जुर्रत नहीं कर रहा था। मैंने भी बैठने पर इसरार नहीं किया और उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, जीले, बाले ने मुझे बताया कि वो रात के पहले हिस्से में सोता था और तुम रात के आखिरी हिस्से में अपनी नींद पूरी करते थे। जी हाँ, बाले ने आपको ठीक बताया है। क्या पिछली रात भी बाला पहले सोया था? मैंने पूछा। जी थानेदार साहब, जिले ने जवाब दिया। बाला सो रहा था और तुम जागकर पहरा दे रहे थे। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए सवालात का सिलसिला जारी रखा। फिर बाले के बयान को चेक करने की गर्ज से इस्तफसार किया। क्या आधी रात के बाद तुमने बाले को जगा दिया था? नहीं जनाब, इसकी नौबत ही नहीं आई, वो अजीब से लहजे में बोला। नौबत नहीं आई? क्या मतलब? जनाब, बाला मज़े की नींद सो रहा था और मैं जागकर हवेली की हिफाजत कर रहा था, वो वजाहत करते हुए बोला। पिछले कुछ दिनों से मेरी कमर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर चरपाई पर लेटकर कमर को सीधा कर लेता हूँ। मैं बाले के बराबर दूसरी चरपाई पर दराज हो गया। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। गोया तुमने अपने फ़राइज़ से गफलत बरतने का मुजाहरा किया था। मैंने घूर कर उसे देखा। मैं मानता हूँ जी, वो मेरी गलती थी, वो नदामत आमेज़ अंदाज में बोला। मुझे चरपाई पर नहीं लेटना चाहिए था। ये थोड़ी देर तक अपनी कमर के दर्द को मैं बर्दाश्त कर लेता तो शायद ये अफसोसनाक वाक़या पेश ही ना आता। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि तुम कितने बजे चरपाई पर लेटे थे? मेरा ख्याल है इस वक्त रात के 11 या 11:30 बजे होंगे। फिर तो तुमने वाकई बहुत गलत किया, मैंने होंठ सुखेड़ते हुए कहा। अगर तुम घंटा आधा घंटा और सब्र कर लेते या तुम्हारी कमर में ज़्यादा ही तकलीफ थी तो तुम बाले को जल्दी जगा सकते थे। बस जी, जो वक्त हाथ से निकल जाए वो वापस नहीं आता, वो शर्मिंदगी भरे लहजे में बोला। मैं रात का बाकी हिस्सा अपनी इस गलती पर पशेमा हो कर कुड़ता रहा और सिर्फ जब ये कैफियत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। लेकिन अफसोस के जुमला अधूरा छोड़कर उसने नदामत से गर्दन झुका ली। मैंने मुनासिब अल्फाज में चौधरी कादिर अली को तसल्ली तशफ़ी दी और जिले को सुबह थाने भेजने की ताकीद करके इन्हें रुखसत कर दिया। अगली सुबह बड़ी सनसनीखेज साबित होने वाली थी, लिहाजा मैं थाने से उठा और अपने क्वार्टर की तरफ रवाना हो गया ताकि एक भरपूर नींद ले सकूं। कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि किस नौइयत की मसरूफियात का सामना करना पड़ता, लिहाजा इस भागदौड़ के लिए आराम भी ज़रूरी था। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एएसआई 2 कांस्टेबल मंजूर और शाकिर के साथ कमर कसे जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार खड़ा था। मैंने फ़ौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। इफ्तिखार हुसैन, वो मेरे सामने बैठ चुका तो मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार की, क्या खोजी थाने पहुंच गया है? जी हाँ, वो तो काफ़ी देर से आया हुआ है, एएसआई ने बताया। बस आपकी आमद का इंतज़ार हो रहा था। मैं भी बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, वो तो तुम्हें देखकर ही लग रहा है, मैंने तनकीदी नज़र से उसका जायज़ा लेते हुए कहा। लेकिन मैं समझता हूँ अभी आप लोगों को निकलने में थोड़ी देर लगेगी। बात ख़त्म करके मैंने दरवाजे की तरफ देखा और आवाज़ लगाई, वाहिद,
देर क्यों लगेगी मलिक साहब? एएसआई ने हैरत भरी नज़र से मुझे देखा। तुम लोगों के साथ एक और बंदा भी जाएगा। वो कौन बंदा है जनाब? एएसआई की हैरत दो चंद हो गई। एएसआई, इस बंदे का नाम जमील उर्फ जिला और ताल्लुक शमशाबाद से है, मैंने वजाहत करते हुए बताया। ये चौधरी कादिर अली का वही मुलाजिम है जो कल सुबह किसी को बताए बगैर नौरीन की तलाश में जंगल की तरफ निकल गया था। इसकी रवानगी के बारे में सिर्फ इसके साथी बाले को खबर थी। बाले ही की ज़बानी मुझे भी पता चला था। शायद मैंने कल शाम तुमसे जिले का जिक्र भी किया था। जी मलिक साहब, जिक्र तो आपने ज़रूर किया था, मगर ये नहीं बताया था कि आज वो भी हमारे साथ जंगल की तरफ जाएगा। एएसआई ने मतानत से कहा। लगता है कि वो जंगल की तरफ से कोई ख़ास खबर लाया है जो आप उसे हमारे साथ भेजना चाहते हैं। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है इफ्तिखार हुसैन। मैंने तारीफ़ी नज़र से उसकी तरफ देखा। अगरचे जिला नौरीन का सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सका, ताहम वो डाकुओं के जंगल में पहले पड़ाव तक रसाई हासिल कर चुका है। वो अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो नौरीन की तलाश में काफ़ी आसानी हो जाएगी। डाकुओं का पहला पड़ाव? एएसआई ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। इससे पहले कि मैं इफ्तिखार हुसैन की बात का जवाब देता, कांस्टेबल वाहिद कमरे में दाखिल हुआ। जी मलिक साहब, शमशाबाद से कोई बंदा तो नहीं आया? मैंने कांस्टेबल से पूछा। नहीं जनाब, अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, मैंने कांस्टेबल को जाने का इशारा करते हुए कहा। इस बंदे का नाम जमील उर्फ जिला है। वो जैसे ही थाने में आए उसे फ़ौरन हमारे पास ले आना। ओके मलिक साहब। कांस्टेबल ने मुझे सल्यूट किया और वापस चला गया। मैंने एएसआई की तरफ मुतवज्जा होते हुए अपने बात को मुकम्मल कर दिया। ये दरअसल इसके सवाल का जवाब भी था। डाकुओं ने जंगल में कोई फर्लांग भर फासले करने के बाद एक जगह आरजी कयाम किया था। वहाँ उन्होंने हवेली से लाए गए सूटकेस का पोस्टमार्टम किया। वो सारे कीमती मलबूसात को सूटकेस से निकालकर इधर उधर फेंक गए हैं। हत्ता कि वो सूटकेस को भी जंगल के उसी हिस्से में छोड़ गए हैं। बस तलाई जेवरात और नौरीन को लेकर वो घने जंगल में कहीं गुम हो गए हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, हमारा खोजी जंगल के दाखिली हिस्से पर जहाँ तक डाकुओं का खुरा पकड़ कर पहुँचा है, उस मकाम पर वहाँ से चंद 100 गज के फासले पर है, जिधर जिला सूटकेस और कीमती मलबूसात देख कर आया है। ओह! एएसआई सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला। इसका मतलब है कि जिले को अपने साथ ले जाना सूदमंद साबित हो सकता है। मैंने यही सोचकर इसे तुम्हारे साथ नथी करने का फैसला किया है। मैंने कहा, आपका फैसला ज़बरदस्त और बरवक्त मलिक साहब। इधर एएसआई की बात ख़त्म हुई, उधर कांस्टेबल वाहिद एक बार फिर मेरे कमरे में मौजूद था। उसने बाआवाज़ बुलंद इत्तला दी, मलिक साहब, शमशाबाद वाला बंदा तो आ गया है, मगर उसका नाम बदल गया है। नाम बदल गया है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने घूर कर कांस्टेबल को देखा। वो जी, आपने कहा था इस बंदे का नाम जमील उर्फ जिला है, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला, और ये बंदा अपना नाम इकबाल उर्फ बाला बता रहा है। बाला दरअसल जिले का जोड़ीदार था। मैं कल चौधरी की हवेली में बाले का तफसीली इंटरव्यू कर चुका था। मेरी समझ में न आया कि चौधरी कादिर अली ने जिले की जगह बाले को क्यों थाने भेज दिया है। सूरत हाल जानने के लिए मैंने कांस्टेबल वाहिद से कहा, वो जिला है या बाला, इसे फ़ौरन मेरे पास ले आओ। जी मलिक साहब। कांस्टेबल ये कहते हुए कमरे से निकल गया। ये क्या माजरा है मलिक साहब? एएसआई मुझसे पूछने लगा। ये माजरा है या बाजरा, अभी खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, शमशाबाद से आने वाला बंदा ही इस मुअम्मे को हल कर सकता है। अगले ही लम्हे कांस्टेबल जिस शख्स को मेरे कमरे में लेकर आया वो 100% इकबाल उर्फ बाला था। मैंने बाले को बैठने का इशारा किया, फिर पूछा, वो जिला किधर है? जिले को रात से बहुत तेज़ बुखार है थानेदार साहब, बाले ने बताया। चौधरी साहब ने यही बताने के लिए मुझे आपके पास भेजा है और ये भी कहा है कि वो सांस संभाल करने के लिए थमा। फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, अगर आप मुझे अपने साथ जंगल ले जाना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। क्या तुम डाकुओं और जंगल के बारे में जिले जितनी मालूमात रखते हो? मैंने बाले की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जल्दी से बोला। तो फिर तुम्हें अपने साथ जंगल ले जाने का भी सवाल पैदा नहीं होता। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा।
जंगल से ज़्यादा चौधरी कादिर अली की हवेली को तुम्हारी ज़रूरत है, क्या समझे? जी समझ गया। वो जल्दी से उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, चंगी तरह समझ गया जनाब। अगर चंगी तरह समझ ही गए हो तो फिर फिलफौर वापस चले जाओ। मैंने दो टोक अल्फाज में कहा, हवेली की हिफाजत और देखभाल के साथ साथ अगर मुमकिन हो तो मेरा भी एक काम कर दो। आप हुक्म करें सरकार। वो खासे जोश से बोला, एक नहीं मैं आपके 10 काम करूँगा। 10 नहीं, सिर्फ एक काम, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। जी जी। वो हमतन गोश हो गया। तुम्हें हवेली के अंदर और बाहर रहते हुए हर लम्हा अपनी आंखें और कान खुले रखना है, मैंने गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए कहा, और हर वक्त जहन में इस सवाल को दोहराते रहना है कि चौधरी साहब का ऐसा दुश्मन कौन हो सकता है जिसने डकैती और कत्ल की वारदात की है या कराई है। मैं आपकी हिदायत को याद रखूंगा जी। वो फर्माबरदारी से बोला, और जैसा आपने हुक्म दिया है मैं इसके मुताबिक अमल करूंगा। तुम इस काम को मेरे हुक्म से ज़्यादा अपना फर्ज समझकर अंजाम देना, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। तुम चौधरी कादिर अली के पुराने नमकखार हो। अगर ये पता चल जाता है कि हवेली में होने वाली डकैती और नौरीन के अगवा में किसका हाथ है तो मुझे मुजरिमों तक पहुंचकर नौरीन को वापस लाने में आसानी हो जाएगी, और चौधरी के वफादार मुलाजिम होने के नाते तुम्हारी भी यही ख्वाहिश होगी कि नौरीन बीवी जल्द से जल्द हवेली वापस आ जाए। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा है थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मेरी और जीले की गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया है। हम दोनों की यही ख्वाहिश है कि नौरीन बीवी बाइज्जत और जिंदा सलामत वापस आ जाए। जीला तो नौरीन को ढूंढने कल जंगल की तरफ भी गया था, लेकिन कुछ भी उसके हाथ ना आ सका। इसी शिकस्त और गम की वजह से इसे फूंक कर बुखार चढ़ गया है। जीला कामयाब हुआ या जंगल से खाली हाथ वापस आ गया, मगर उसने एक कोशिश तो की, और एक मैं हूँ कि दिल छोटा ना करो बाले, मैंने उसकी आसुर्दगी को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। अगर तुम मिनोअन मेरी हिदायत पर अमल करते रहे तो हो सकता है कि तुम कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे डालो। सच? उसने बेयकीनी से मुझे देखा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अब तुम फौरन शमशाबाद रवाना हो जाओ और जैसे मैंने कहा है वैसा ही करो। बाले ने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया और सलाम करके रुखसत हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने एएसआई इफ्तिखार हुसैन को खोजी फतेह मोहम्मद और 2 चाको चौबंद कांस्टेबल्स की मय्यत में जंगल की जानिब रवाना कर दिया। वो सब 2 घोड़ों पर सवार होकर थाने से रवाना हुए थे। एक घोड़े पर दोनों कांस्टेबल सवार थे और दूसरे घोड़े पर एएसआई के पीछे खोजी बाबा बैठा हुआ था। जंगल के अंदर सफ़र करने के लिए टांगा किसी भी सूरत मौजू नहीं था, इसलिए घोड़ों का इंतखाब किया गया था। इस रोज़ हफ्ते का दिन था। मैं पूरे दिन थाने में मौजूद रहा, लेकिन कोई भी काबिल ज़िक्र वाक़या रूनुमा न हुआ। मैं उम्मीद कर रहा था कि चौधरी कादिर अली ज़रूर थाने चक्कर लगाकर सूरत हाल जानने की कोशिश करेगा। वो आया और न ही इसकी हवेली की जानिब से कोई ताज़ा इत्तला मौसूल हुई। शाम रात में ढल रही थी कि जंगल की तरफ जाने वाली मुतलाशी पार्टी वापस लौट आई। इनकी शक्लों ही से नज़र आ रहा था कि वो नाकाम व नामुराद लौटे हैं। मैंने सिर्फ एएसआई और खोजी फतेह मोहम्मद को अपने पास बुला लिया। हाँ भाई, क्या रहा? मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। मलिक साहब, हम कीमती मलबूसात और सूटकेस तो अपने साथ ले आए हैं, एएसआई ने मायूसी भरे लहजे में बताया, लेकिन डाकुओं और नौरीन का कुछ पता नहीं चल सका। घोड़ों का खुराक क्या कहता है? मैंने खोजी से सवाल किया। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, फतेह मोहम्मद ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। जैसा कि आप जानते हैं ये जंगल मशरिक से मगरिब की जानिब लगभग 5 मील तक फैला हुआ है। हम घोड़ों के सुमों का खुरा पकड़कर जंगल के दूसरे किनारे तक गए हैं। इसके बाद खुरा नहीं मिल सका। खुरा नहीं मिल सका? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चाचा, क्या मतलब है तुम्हारा? मलिक साहब, जंगल के मगरबी किनारे पर शुमालन जुनूबन एक कच्ची सड़क है, खोजी ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। खुरे से ये तो पता चलता है कि घुड़सवार जंगल को अबूर करके बाहर निकले हैं। इसके बाद खुरा गायब हो जाता है। मेरा ख्याल है कि डाकू वहाँ से किसी गाड़ी वगैरह में सवार होकर किसी तरफ निकल गए हैं। इस कच्ची सड़क पर बैलगाड़ियों और टांगों के अलावा बसों और वैगनों की आमदोरफ्त के आसार भी मिलते हैं। डाकू बैलगाड़ी में बैठे हैं या मोटर गाड़ी में? मैंने ठोस लहजे में कहा। मगर इन 4 घोड़ों के बारे में तुम क्या कहोगे जिन पर सवार होकर वो लोग शमशाबाद से जंगल के दूसरे किनारे तक पहुँचे थे?
खोजी ने जंगल की दूसरी जानिब जिस कच्ची सड़क का जिक्र किया था वो मेरी देखी भाली थी। मज़कूरा सड़क शुमाल मगरिब में थोड़ा आगे जाकर एक पक्की सड़क से मिल जाती थी जो सीधी लायलपुर शहर तक जाती थी। अगर डाकुओं ने इधर का रुख किया था तो इसका यही मतलब था कि वो लायलपुर गए थे, और अगर उन्होंने मुखालिफ सिमत में सफ़र किया था तो फिर इनको फिरोज नगर, मलिकवाल और चक 32 में ढूंढने की ज़रूरत थी। ये तीनों गांव थोड़े थोड़े फासले से मज़कूरा कच्ची सड़क की ज़ेरी जानिब वाक़े थे। खोजी फ़तेह मोहम्मद ने मेरे झुल्लाहट भरे इस्तफसार के जवाब में बताया, मलिक साहब, मैंने जंगल से बाहर निकलने के बाद घोड़ों के खुरे को तलाश करने की अपनी सी कोशिश कर डाली है, मगर इस मकसद में मुझे कामयाबी नहीं हो सकी। अब घूम फिर कर मेरा जहन एक ही तरफ जा रहा है। चाचा, बुझारते ना डालो, मैंने बेजारी से कहा। तुम्हारा जहन घूमकर जिधर भी जा रहा है फौरन उसकी वजाहत भी कर डालो। मेरे ख्याल में डाकुओं ने जंगल से निकलने के बाद घोड़ों के सुमों पर मोम जामे या कपड़े की थैलियां चढ़ा ली होंगी, फ़तेह मोहम्मद ने संजीदा लहजे में बताया। इसीलिए घोड़ों का खुरा आगे नहीं मिल सका। बाज़ शातिर मुजरिम इस किस्म की हरकतें करते हैं और बाज़ ज़हीन खोजी इन शातिर मुजरिमों की हरकतों को नाकाम भी बना देते हैं। मैंने चुभते हुए लहजे में कहा, घोड़ों के खुरों पर मोम जामे या मोटे कपड़े की थैलियां चढ़ा लिए जाने के बावजूद भी वो पाँव के दबाव का सहारा लेकर अपना काम निकाल लेते हैं। मैंने एक तरह से खोजी फ़तेह मोहम्मद पर तंज किया था। वो मेरे लहजे की तुरशी और तीखेपन को फौरन महसूस करके बोला, जी हाँ, ये बात मैं भी जानता हूँ मलिक साहब, और अल्लाह के फजल करम से मुझ में ये सलाहियत मौजूद है जिसका अभी आपने जिक्र किया है। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या इरादा है तुम्हारा चाचा? मैं कल सुबह अपना काम वहीं से दोबारा शुरू करूँगा जहाँ आज छोड़कर आया हूँ, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। आज 5 मील के जंगल को अबूर करने में अच्छा खासा वक्त लग गया है, और आपको पता है कि खुरे खोज का काम रात की तारीकी में नहीं हो सकता। कल इंशाअल्लाह मुझे अपनी सलाहियतें आजमाने का ज़्यादा मौका मिलेगा और मैं आपको कोई खुशखबरी भी सुना सकूँगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे चाचा, मैंने खुलूस दिल से कहा। तुम कल सुबह एक कांस्टेबल को साथ रखकर काम को आगे बढ़ाओ। इसके साथ ही मैं लायलपुर, फिरोज नगर, मलिकवाल और चकबत्ती को चेक करने के इंतजाम करता हूँ। खोजी थोड़ी देर बाद मजीद मेरे पास बैठकर रुखसत हो गया। मैं SI इफ्तिखार हुसैन के साथ अगले दिन का लाहे अमल तैयार करने में मसरूफ़ हो गया। इतवार की सुबह अगरचे शहरों और कस्बा जात वगैरह में बसने वाले आम लोगों के लिए बड़ी सुहानी होती है, मगर गांव देहात में चूँकि छुट्टी खुसूसन हफ्तावार छुट्टी का कोई तस्वुर नहीं होता, इसलिए हर दिन एक जैसा लगता है। पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी भी कुछ इसी मिजाज की होती है, ख़ास तौर पर देहाती थानों में, जहां थानेदार की रिहाइश भी थाने के अंदर ही रिहायशी क्वार्टर में हो तो फिर यही महसूस होता है महकमा पुलिस से रिश्तेदारी है और थाना घर है। इतवार की सुबह थाने जाने से पहले मैं एक ज़रूरी काम करता हूँ, और वो ये कि हफ्ते भर के मेले कपड़ों को एक गठरी में बांधा होता है, क्योंकि धोबी इतवार ही को आता है। वो धुले हुए कपड़े दे जाता और मेरे कपड़ों की गठरी ले जाता। मेरी शुरू ही से ये आदत रही है कि यूनिफॉर्म हो या आम घरेलू इस्तेमाल के कपड़े, मैं इन्हें उतारते वक्त जेबें वगैरह ज़रूर चेक कर लेता हूँ। इस तरह जब मैं मैले कपड़ों की गठरी बना रहा होता हूँ तो मैले कपड़ों को भी एहतियातन एक दफ़ा जेबों में झाँक लिया करता हूँ। कहते हैं कि एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा कहते हैं तो कुछ भी गलत नहीं कहते। इस इतवार की सुबह भी जब मैं मेले कपड़ों की गठरी बांधते वक्त इन्हें चेक कर रहा था, यूनिफॉर्म की एक पतलून की जेब में हाथ डाला तो मुझे अजीब सा लगा। मेरा हाथ किसी धाती शय से टकराया था। मैंने फ़ौरन मज़कूरा शय को जेब से बाहर निकाल लिया। वो एक लॉकेट था जो चांदी की जंजीर में पिरो दिया गया था। लॉकेट के चांदी के फ्रेम में एक फिरोजी पत्थर जड़ा हुआ था जो गालिबन फिरोजा था। चांदी की जंजीर एक जगह से टूटी हुई थी। इस लॉकेट पर निगाह पड़ते ही सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे याद आ गया कि मज़कूरा लॉकेट मुझे कहाँ से मिला था। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैं जुमे की सुबह चौधरी कादिर अली की हवेली पहुंचकर जाए वकुआ का मुआयना कर रहा था तो ये लॉकेट मुझे मगवी नौरीन के कमरे के फर्श पर पड़ा मिला था। इस वक्त मैं चूँकि बहुत से मामलात को एक साथ देख रहा था, इसलिए मैंने इस लॉकेट को पतलून की जेब में डाल लिया था कि बाद में चौधरी से इसके बारे में इस्तफसार करूँगा। अगलब इम्कान यही था कि इस लॉकेट का ताल्लुक मगवी नौरीन से होगा और अगवा की हंगामी वारदात के दौरान में
زنجیر ٹوٹ جانے کے باعث لاکٹ اس کی گردن سے نکل کر کمرے کے فرش پر گر گیا ہوگا، لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ بعد میں فیروزے والا یہ لاکٹ میرے ذہن سے نکل گیا اور اب اچانک ہی سامنے آ گیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ یونیفارم کی پہلی تلاشی میں مذکورہ لاکٹ میرے ہاتھ سے کیسے نکل گیا۔ بہرحال ہر کام میں قدرت کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس لاکٹ کے ساتھ کون سی کہانی جڑی ہوئی تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے آ گیا۔ فیروزے والا لاکٹ میری جیب میں تھا اور میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تھانے میں کھوجی فتح محمد مجھ سے پہلے موجود تھا۔ میں نے کل ایک چبھتے ہوئے جملے سے اس کی دبتی ہوئی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا اور اس وقت بھی بڑے جوش و خروش میں دکھائی دیتا تھا۔ فتح محمد ایک تجربہ کار اور ہنرمند شخص تھا۔ ہر فنکار جذباتی ہوتا ہے اور اس کے اندر خودی اور انا بھی موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کل وہ میرے تیکھے جملے کے جواب میں اچھل پڑا تھا۔ یقیناً اسے ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ میں اس کے سامنے دوسرے ماہر کھوجیوں کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے فتح محمد کو ایک کانسٹیبل دے کر روانہ کر دیا۔ اس کی رپورٹ کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ متلاشی ٹیم کو لائر پور کی طرف روانہ کیا جائے یا دیگر گاؤں کی سمت۔ پھر میں نے افتخار حسین کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مجھے سلام کرنے کے بعد کرسی پہ بیٹھ چکا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، افتخار، میں 2-3 گھنٹے کے لیے شمس آباد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس دوران میں تھانے کا نظم و نسق سنبھال لو گے تم؟ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ بے فکر ہو کر جائیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، کیا ادھر کوئی خاص بات ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس سے لاکٹ کا ذکر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر کوئی خاص بات سامنے آ جائے۔ کل کا پورا دن چودھری قادر علی کی کوئی خیر خبر نہیں ملی۔ پتہ تو کیا جائے ادھر حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ جی ہاں ضرور، وہ معتدل انداز میں بولا۔ آپ تھانے کی طرف سے مطمئن ہو کر جائیں، آپ نے اتنا تو سکھا ہی دیا ہے کہ مجھے یہاں کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور پھر لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، شمس آباد یہاں سے دوری کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 میل نا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو بھی گئی تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ افتخار حسین کی یہ پر اعتماد باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا۔ پھر اسی نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر میرے لیے ٹانگے کا بندوبست کیا اور میں کانسٹیبل واحد کے ہمراہ شمس آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ لاکٹ ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ میں اور چودھری قادر علی حویلی کی بیٹھک میں برائے جمان تھے۔ پہلے جب میں یہاں آیا تو بیٹھک میں بیٹھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، وہ سارا وقت افراتفری میں گزر گیا تھا۔ چودھری کی بیٹھک سجاوٹ اور سادگی کا بڑا خوبصورت امتزاج پیش کرتی تھی۔ یعنی وہاں اپنا رعب و دبدبہ اور کر و فر ظاہر کرنے والی کوئی شے دیواروں پر آویزاں نہیں کی گئی تھی۔ گویا وہ بیٹھک چودھری قادر علی کے فطری مزاج کی عکاس تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد چودھری نے دل گرفتہ لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، میری نورین کی کوئی خیر خبر؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں چودھری کو اپنی اب تک کی تفتیش اور تحقیق سے آگاہ کیا۔ پھر آخر میں تسلی بھرے لہجے میں کہا، آج شام تک یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈاکو نورین کو جنگل سے باہر نکلنے کے بعد لائر پور کی طرف لے گئے ہیں یا پھر زیریں جانب موضوعات فیروز نگر، ملک وال اور چک 32 کی طرف ذرا سمت کا تعین ہو جائے۔ اس کے بعد نورین کی تلاش بہت آسان ہو جائے گی۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد ہی متلاشی ٹیم کو روانہ کیا جا سکتا ہے۔ ملک صاحب، ابھی تک تو میں نے کوشش یہی کی ہے کہ ادھر بہادر آباد والوں کو اس واردات کی خبر نہ ہو۔ چودھری نے تشویشناک لہجے میں مجھ سے کہا، آپ کسی بھی طرح 1-2 دن میں نورین کو بازیاب کرانے کی کوشش کریں۔ اگر میرے دوست چودھری خدا بخش کو اس اندوناک واقعے کا پتہ چل گیا تو پھر قیامت ہی آ جائے گی، میری پگڑی بھی اچھلے گی اور ناک بھی کٹے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا چودھری صاحب، میں نے پرسکون انداز میں کہا، آپ خواہ پریشان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ کیا آپ اس واردات کو معمولی واقعہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں چودھری صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تو چودھری خدا بخش کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ چودھری خدا بخش کے حوالے سے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ ملک صاحب، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ چودھری خدا بخش آپ کا دیرینہ اور
काबिल भरोसा दोस्त है। बेशक ऐसी ही बात है, वो बड़े एतमाद से बोला। सच्चे और मुखलिस दोस्त अपने दोस्तों की मजबूरियों को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं तो यही कहूँगा कि चौधरी खुदाबख्श को सूरत हाल से आगाह कर दें। वो इस मामले में आपसे ताउन और हमदर्दी करेगा। नहीं मलिक साहब, वो बड़ी तेज़ी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, अभी पानी सर से ज़्यादा ऊंचा नहीं हुआ। बस 1-2 दिन में आप नौरीन को ढूंढ निकालें। जब कोई चाराए कार नहीं रहेगा तो मैं फिर खुद जाकर बहादुरपुर खुदाबख्श को हालात की संगीनी से आगाह कर दूंगा। जैसे आपकी मर्जी, मैंने सादा अंदाज में कहा। वैसे इस वक्त मैं एक और काम से आपके पास आया था। और काम से? कौन सा काम मलिक साहब? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा, उधर जंगल से हमें एक ख़ास शे मिली है। मैं वो शे आपको दिखाता हूँ। हो सकता है इसकी मदद से इन डाकुओं को सुराग लगाने में कोई मदद मिल सके। जी दिखाएं। वो पुरइश्तियाक अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने फिरोजे वाला लॉकेट जेब से निकालकर चौधरी की आंखों के सामने लहराया तो उसकी आंखों में शनासाई की वाज़ेह चमक उभरी। फिर वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, ये लॉकेट आपको जंगल से मिला है? जी हाँ। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो आप इस लॉकेट को अच्छी तरह पहचानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसमें ना पहचानने वाली कौन सी बात है? वो बड़े वसूख से बोला, ये तो जीले का लॉकेट है। अब मेरे चौंकने की बारी थी। मैं जिस लॉकेट को नौरीन का समझा था वो जीले का निकल आया था। मगर सवाल ये पैदा होता था कि जीले का लॉकेट नौरीन के कमरे में कैसे पहुंच गया। ये बड़ा सनसनीखेज सवाल था। लिहाजा मैंने ठहरे हुए अंदाज में पूछा कि चौधरी साहब, आपको यकीन है कि ये लॉकेट जीले ही का है? जनाब, आप भी कमाल करते हैं। वो शाकी अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, मुझे 100% यकीन है कि ये लॉकेट जीले ही का है। लगता है इसकी जंजीर टूटने की वजह से ये जंगल में कहीं गिर गया होगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो जीले से पूछ लें। वो उधर गेट के करीब अपने कमरे में मौजूद है। आप कहें तो मैं जीले को यहाँ बुला लेता हूँ। लॉकेट के हवाले से पूछगछ के लिए मैंने हवेली की तरफ आए हुए रास्ते में एक लाहे अमल तैयार कर लिया था, जिसमें बहुत सी बातें हकीकत से दूर थीं और मैं सच्चाई तक रसाई हासिल करने के लिए इसी लाहे अमल पर अमल पैरा था। जीले का बुखार अब कैसा है? मैंने चौधरी से पूछा। अब तो वो ठीक है, उसने जवाब दिया। बस कमज़ोरी है, 1-8 दिन आराम करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, अब जीले को बुला लें। थोड़ी देर के बाद जीला बैठक में मौजूद था। चौधरी के इशारे पर वो एक मूड़े पर बैठ गया। जब से मुझे ये पता चला था कि फिरोजे वाला वो लॉकेट जीले का था और हर वक्त उसकी गर्दन में लटका रहता था, मेरे रगों पे में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। वो ठीक से बैठ चुका तो मैंने उससे पूछा, जीले, तुम्हारा वो लॉकेट कहाँ है जो हर वक्त तुम्हारी गर्दन में मौजूद रहता था? पता नहीं जी, वो कहाँ गिर गया है। वो गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं नौरीन बीवी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ, लेकिन अभी तक परेशान हूँ। जब तक नौरीन बीवी वापस नहीं आ जाती, हवेली में रहने वाला एक एक शख्स बल्कि पूरा शमशाबाद ही उदास और फिक्रमंद रहेगा। वो लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, इन 2-3 दिनों में यहाँ ऐसी अफरा तफरी रही है कि मुझे खुद अपना होश नहीं रहा। लॉकेट पर क्या ध्यान देता। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है जीले, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। इंशाल्लाह मैं अनकरीब नौरीन को बाजियाब कर लूँगा। फिलहाल मैं तुम्हारा फिरोजे वाला लॉकेट ढूंढने में कामयाब हो गया हूँ। जीले की आंखों में उलझन आमेज हैरत नमूदार हुई। बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकला, वो आपको कहाँ से मिला? थोड़ी देर पहले मैंने मज़कूरा लॉकेट को जेब में रख लिया था। जीले के इज़्तिरारी सवाल पर मैंने वो लॉकेट अपनी जेब में से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लॉकेट हमें जंगल में से मिला है। इसकी जंजीर टूटी हुई है। वो लॉकेट को हाथों में फिराते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि जब मैं नौरीन बीवी की तलाश में जंगल की तरफ गया था तो ये लॉकेट जंजीर टूट जाने की वजह से वहाँ गिर गया होगा। मैं इस दौरान में मुसलसल जीले की आंखों और चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रहा था। इन लम्हात में जीला मुझे खासा उलझा हुआ दिखाई दिया। हो सकता है ये इसकी बीमारी के असरात का समर हो। बहरहाल मैंने उसे पक्का करने के लिए आखिर में पूछा, वैसे ये लॉकेट है तो तुम्हारा ही ना? हाँ जी बिल्कुल। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं भला अपने लॉकेट को पहचानने में किस तरह गलती कर सकता हूँ? पूरे शमशाबाद में ऐसा लॉकेट और किसी के पास नहीं है
और तुम्हें इस बात का भी यकीन है कि जुमे की सुबह जब तुम नौरीन की तलाश में चौधरी साहब को बताए बगैर चुपचाप जंगल की तरफ जा रहे थे तो ये लॉकेट तुम्हारी गर्दन में मौजूद था? मैंने निहायत ही ठहरे हुए अंदाज में इस्तफसार किया। जी हाँ, जब मैं घोड़े पर बैठ रहा था तो मैंने खुद अपने हाथों से छूकर इस लॉकेट को देखा था, वो मजबूत लहजे में बोला। लेकिन वापसी में मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मैं लौटकर हवेली आया तो लॉकेट गायब था। मैं यही समझ रहा था कि रास्ते में आते जाते या फिर जंगल में कहीं गिर गया होगा। मैंने लॉकेट को तलाश करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन तेज बुखार ने मुझे इसकी मोहलत ही नहीं दी और अब भी कमजोरी की वजह से इतने चक्कर आ रहे हैं कि मैं ठीक तरह से आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जीले, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। तुम ये लॉकेट अपने पास रख लो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। नौरीन के हवाले से भी जहन को थकाने की ज़रूरत नहीं, 1-2 दिन में वो हवेली में मौजूद होगी। जीले ने लॉकेट की बाजियाबी के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके बैठक से निकल गया। चौधरी ने सोचती हुई गहरी नज़र से मुझे देखा और बिखरी हुई उलझन ज़दा आवाज़ में पूछा, मलिक साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करते फिर रहे हैं? क्या मतलब चौधरी साहब? मैंने पूछा। मतलब ये कि वो बदस्तूर उलझे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, आपकी बातों और इनसे झलकने वाले इत्मीनान से तो यही महसूस होता है कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि नौरीन कहाँ है और आप जब चाहेंगे उसे सामने ले आएंगे। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, मैंने सरसरी लहजे में कहा। बाखुदा मुझे इस बात का तो इल्म नहीं कि नौरीन इस वक्त कहाँ होगी, लेकिन अगर आप मेरे एक सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब दें तो मुमकिन है मैं शाम से पहले आपकी बेटी का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊं। मलिक साहब, इस वक्त मुझसे ज़्यादा और कोई इस बात का ख्वाहिशमंद नहीं होगा कि नौरीन जल्द से जल्द बाइज्जत और सही सलामत वापस हवेली पहुंच जाए। वो आगे को झुककर गहरी संजीदगी से बोला, आप जितने भी सवालात पूछेंगे मैं इनका ठीक ठीक जवाब दूंगा। जितने और कितने नहीं, सिर्फ एक सादा सा सवाल। जी पूछें, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? वो हमतन गोश हो गया। मैंने पिछले फेरे में हवेली के अंदरूनी हिस्से का तफसीली जायज़ा लिया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ख़ास तौर पे इन 4 कमरों का जो एक ही कतार में बने हुए हैं, जिनमें से 3 तो आप लोगों की ख्वाबगाहें हैं और चौथे कमरे में नौरीन का जहेज़ का सामान भरा हुआ है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आपकी, आपके बच्चों की और नौरीन की ख्वाबगाह में किस किस को जाने की इजाज़त है? मैं, मेरी घरवाली जाहिदा परवीन, बशीरा बीवी, नबील सईद और नौरीन, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। या फिर जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं वो जब शमशाबाद आते हैं तो वो इन कमरों में बआसानी आ जा सकते हैं। वैसे मैंने बाहर से आने वाले मेहमानों के क़याम ताम के लिए हवेली के अंदर ही 2-3 कमरे अलग से भी बना रखे हैं। जीला और बाला से आपकी कोई रिश्तेदारी निकलती है? मैंने चौधरी की आंखों में झांकते हुए खासे तीखे लहजे में इस्तफसार किया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो ठोस अंदाज में बोला। वो सिर्फ मुलाजिम हैं, नमकखार और वफादार मुलाजिम। इन्हें हवेली के अंदरूनी रिहायशी कमरों में आने की कतई इजाज़त नहीं है। वो जनान खाने से दूर हवेली के बैरूनी हिस्से में ड्यूटी देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि, मैंने भी थोड़ा आगे झुककर मायना खेज लहजे में कहा, वो नीले पत्थर वाला चांदी का लॉकेट मुझे नौरीन के कमरे के फर्श पर पड़ा मिला था, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा चौधरी साहब? इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात सुनते ही चौधरी उछल पड़ा। जब जीले को नौरीन के कमरे में कदम रखने की इजाज़त नहीं तो फिर उसका लॉकेट उस तक कैसे पहुंच सकता है? मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में चौधरी को उस रोज़ फिरोज़ी वाले लॉकेट की कहानी सुनाई और आखिर में कहा कि मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि जीला इस डकैती और अगवा वाली वारदात के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसकी आंखें हैरत से फट गईं। वो झिरझिराती हुई आवाज़ में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने पूरे एतमाद के साथ कहा। मैं आपके नमकखार जीले को अपने साथ थाने लेके जा रहा हूँ। शाम से पहले उसने हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन इंकिशाफ ना किए तो मैं समझूंगा अब तक मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में झक मारी है। चौधरी कादिर अली मुश्किल ही से सही मगर इस बात के लिए राज़ी हो गया कि मैं जीले को तफ्तीश के लिए थाने ले जाऊं। इसके बाद हवेली में रुकने का कोई जवाज़ ही नहीं था। हमने जीले को टांगे में बिठाया और थाने की जानिब रवाना हो गए। वो रास्ते भर खामोश और खोया खोया सा रहा।
میں نے جیلے کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے تھانے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نورین کی تلاش کے سلسلے میں اسے کوئی اہم ذمہ داری سونپنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے شروع ہی سے جیلے اور بالے پر شک تھا۔ وہ چودھری کی حویلی کے محافظ تھے اور اس پراسرار واردات کے وقت وہ دونوں دنیا و مافیا سے بے خبر پائے گئے تھے اور یہی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بالے کا تفصیلی انٹرویو کرنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن جیلے کا رویہ ابتدا ہی سے مشکوک تھا۔ یہ لاکٹ والا معاملہ سامنے آنے کے بعد تو میرا یہ شک یقین میں بدل گیا تھا کہ وہ اس واردات کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ میں نے تھانے پہنچ کر جیلے کو خوفناک صورت والے ایک حوالدار کے حوالے کیا اور واضح الفاظ میں کہا، چمن خان، میں جانتا ہوں کہ چودھری قادر علی کی حویلی میں ہونے والی ڈکیتی اور اغوا کی واردات میں کسی نہ کسی حوالے سے یہ جیلہ بھی ملوث ہے۔ اس کی زبان سے اقرار کرانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب۔ چمن خان نے جیلے کو ایسی نظر سے دیکھا جیسے قصاب بکرے کو دیکھتا ہے۔ میں 1 گھنٹے کے اندر آپ کو رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد چمن خان جیلے کو گھسیٹتے ہوئے ٹرائل روم کی طرف لے گیا۔ جیلہ اس غیر متوقع صورتحال سے بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے چمن خان کی بتائی ہوئی مدت سے پہلے ہی زبان کھول دی۔ جو لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سنگین جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور پولیس سے کبھی ان کا واسطہ نہیں پڑا ہوتا، ان کی زبان کو کھلوانے کے لیے خطرناک تفتیشی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ ملک صاحب، یہ بندہ تو بھیڑ سے بھی زیادہ ڈرپوک نکلا ہے، چمن خان نے میرے پاس آ کر بتایا۔ اس نے زبان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کھول دیا ہے۔ اس وقت اس کے بدن سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں۔ تم جلدی سے جیلے کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کرو چمن خان، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تاکہ اس کا بیان قلم بند کیا جا سکے۔ اس روز میں نے جمیل عرف جیلے کا جو بیان قلم بند کیا، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، تاہم غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کو حذف کر کے میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیلہ نورین کو پسند کرتا تھا، لیکن اس پسندیدگی کے اظہار کا مطلب یہ تھا کہ اپنے پروانہ موت پر دستخط کرنا۔ جب نورین کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تو وہ اداس رہنے لگا۔ نورین کو کچھ ہی دنوں میں شمس آباد کو چھوڑ کر بہادر پور چلے جانا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے تو کبھی کبھار اسے نورین کی شکل نظر آ جاتی تھی، لیکن اگر وہ بیاہ کر بہادر آباد چلی جاتی تو پھر جیلے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ احساس محرومی اور جذبات کی شکست اور ناآسودہ خواہشات نے اسے ایک شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اکسایا۔ چک 32 میں اس کا ایک دوست بشارت رہتا تھا، جس کے ہر قسم کے لوگوں سے تعلقات تھے۔ بشارت نے جب جیلے کی بپتا سنی تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیلہ حویلی کے اندرونی معاملات سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ بشارت کے مشورے پر ڈاکوؤں کا اعلی کار بننے کو تیار ہو گیا۔ اس نے حویلی کے اندرونی حالات سے ڈاکوؤں کو آگاہ کر دیا۔ ان 4 ڈاکوؤں کا بندوبست بشارت نے کیا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 4 ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو کر چودھری قادر علی کی حویلی پہنچ گئے۔ ان کے پاس بے ہوش کرنے والی دوا، کلوروفارم میں بسے ہوئے رومال بھی تھے۔ 2 ڈاکو جیلے کی مدد اور تعاون سے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت بالا گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی ناک پر مخصوص رومال رکھ کر اسے انٹا غفیل کر دیا گیا تھا۔ جیلہ ڈاکوؤں کے ساتھ پہلے نورین والے کمرے تک پہنچا۔ ڈاکوؤں نے سوئی ہوئی نورین کو بھی رومال کی مدد سے انٹا غفیل کر دیا۔ اس کے بعد جیلہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا اور خود کو بے ہوش ثابت کرنے لگا۔ ڈاکوؤں کی وہ مکمل رہنمائی کر چکا تھا۔ انہوں نے نورین کو کندھے پر لادا اور طلائی زیورات والا سوٹ کیس اٹھا کر چلتے بنے۔ ان کے بیچ جنگل کے ایک مخصوص حصے میں اگلی صبح ملاقات طے تھی، جہاں بشارت بھی موجود ہوتا۔ اسی لیے جمعے کی صبح جیلہ چپ چاپ جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ پروگرام کے مطابق طلائی زیورات پر ڈاکوؤں کو قبضہ کرنا تھا اور نورین جیلے کے حوالے کر دی جاتی۔ جیلہ بشارت کی مدد سے نورین کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاتا، لیکن ڈاکو جیلے کو غصہ دے گئے تھے۔ اگلی صبح جب وہ جنگل کے مخصوص مقام پر پہنچا تو وہاں کھلے ہوئے سوٹ کیس اور ریشمی ملبوسات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال سے جیلے کے صحن کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ جیلہ جب ڈاکوؤں کی رہنمائی کرتے ہوئے نورین کے کمرے میں گیا تھا تو وہاں اس کا لاکٹ گر گیا تھا، جو اس کیس کو حل کرنے کا سبب بن گیا۔
जिले की निशानदही पर मैंने चक 32 और इर्द गिर्द के गांव देहात में छापे मारकर बशारत को गिरफ्तार कर लिया। वो फिरोजनगर से आगे एक गांव उमरकोट में छुपा हुआ था। जब मैंने बशारत को तफ्तीश की चक्की में पीसने के लिए डाला तो उसने डाकुओं के पते ठिकाने से आगाह कर दिया। मैंने सरतोड़ कोशिश करके 18 अप्रैल बुध के रोज दोपहर में नौरीन को बाजियाब कर लिया, यानी उसकी बारात से सिर्फ एक दिन पहले। इस दौरान मैं नौरीन के साथ क्या बीती और मैंने जीले और बशारत समेत डाकुओं का क्या हशर किया, ये एक अलग इबरतनाक दास्तान है जो फिर कभी किसी मुनासिब मौके पर बयान करूँगा। मोहब्बत करना कोई जुर्म है और ना ही गुनाह, लेकिन इसमें मोहब्बत के हुसूल के लिए जुर्म की राह इख्तियार करना किसी भी तौर काबिल माफ़ी नहीं। अगर ये नुक्ता इंसानों की समझ में आ जाए तो हमारी दुनिया जन्नत बन जाए।